हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उस कॉन्क्वेस्ट की जिसने भारत के इतिहास का रुख ही बदल दिया। ये स्टोरी है एक ऐसे अमीर मुल्क की जो अपनी ही दौलत पर नजर रखे बिना सोया रहा, और एक ऐसे कंपनी की जो सिर्फ पैसे के पीछे पागल थी। तो ये स्टोरी है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल की। पहले हम पिक्चर समझते हैं। मुगल एम्पायर की सोने की चिड़िया कहा जाता था बंगाल को। क्लियर? और बंगाल से दुनिया भर को वैल्यूएबल चीजें एक्सपोर्ट होती थी। सिल्क, कॉटन, इंडिगो और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट पीटर, जिससे बनता था गन पाउडर। और फिर इसमें एंटर करती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसकी नजर इस बंगाल के अमीर प्रोविंस पर थी। क्यों? क्योंकि उनका 60% एशियन बिजनेस बंगाल से ही आता था। उन्होंने यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज फैला दी, बालासोर, हुगली, पटना, ढाका एक्सेट्रा। और फिर 1690s में उन्होंने कलकत्ता की फाउंडेशन डाली और अपनी प्लानिंग को खत्म किया। अब सोचिए, इतना बड़ा बिजनेस, लगभग 50,000 पाउंड हर साल का। तो क्या कंपनी सिर्फ बिजनेस तक ही लिमिटेड रहना चाहती थी या कुछ और ही प्लानिंग कर रही थी? तो इन सारी चीजों पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे मीर जाफर के विश्वासघात की कहानी को। फिर हम लोग चर्चा करेंगे मीर कासिम पर। उसके साथ साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे ट्रीटी ऑफ 1760 के बारे में। फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। फिर इसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, and then in last we will do the detailed discussion on dual system of government in Bengal, that is diarchy. So let's begin our journey. देखो, यहां पे एक टर्म आएगा द गोल्डन बंगाल। दी गोल्डन बंगाल क्यों? क्योंकि बंगाल को सोने की चिड़िया कहा जाता था मुगल एम्पायर की। सोचिए कि यह 18th सेंचुरी की शुरुआत है। पूरे मुगल एम्पायर में सबसे अमीर, सबसे फर्टाइल और सबसे डेवलप्ड प्रोविंस कौन सा था? तो वो था बंगाल। क्लियर? वो बंगाल जो आज के वेस्ट बंगाल, पूरे बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बनता था। इसलिए उसे कहते थे मुगल एम्पायर के सोने की चिड़िया। क्यों? क्योंकि ये तो पहली बात बहुत ही ज्यादा बड़ा था। उसके बाद यहाँ पे फर्टाइल लैंड्स बहुत ज्यादा थे, यहाँ पे फसल अच्छी होती थी और इंडस्ट्रीज भी बहुत ही ज्यादा बूमिंग थी। क्लियर? फिर दिल्ली में उस समय मुगल एम्पायर का राज चल रहा था, और दिल्ली का जो बादशाह था, बादशाह की तरफ से बंगाल में एक नवाब को नियुक्त किया जाता था, और यही जो नवाब था ये बंगाल को रूल करता था। इस नवाब का दरबार शानो शौकत से भरा रहता था और उसका कंट्रोल इस पूरे बड़े इलाके पर था। लेकिन मुद्दा यह है कि पूरे दुनिया का नजर भारत की तरफ क्यों था, स्पेशली बंगाल की तरफ। यूरोप की नजर यहाँ पे बहुत ज्यादा थी। यूरोप, खास करके ब्रिटिश, बंगाल की तरफ आंखें बिछाए बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि बंगाल से जो माल एक्सपोर्ट होता था वो यूरोप के लिए बहुत ही ज्यादा कीमती था। अब जो एक्सपोर्ट होने वाली चीजें थी वो कौन कौन सी थी? पहला था सॉल्ट पीटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। यह गन पाउडर बनाने के काम आता था, क्योंकि वार के टाइम में बारूद की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर आपको राइस एंड इंडिगो था, सुगर एंड सिल्क था, कॉटन टेक्सटाइल था, पेपर एंड हैंडीक्राफ्ट्स था, और बाकी लग्जरियस आइटम्स भी थी यहाँ पे। अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री होती है। कंपनी का सपना क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही सपना था, पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा। और उन्हें ये बात पता चल गया कि पैसे की फैक्ट्री तो बंगाल में ही है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो ब्रिटिशर्स पूरे एशिया से एक्सपोर्ट करते थे उसका 60% केवल बंगाल से ये एक्सपोर्ट करते थे। तो आप सोच सकते हैं कि अगर 10 लाख का बिजनेस है तो उसमें से 6 लाख जो है वो बंगाल से ही आ रहा है, यानी कि लगभग 60%। क्लियर? इसलिए बंगाल जो था वो कंपनी के लिए हॉटलाइन था। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे ट्रेडिंग पोस्ट बनाए। किसने? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो कंपनी ने बंगाल में अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दिया। कैसे? तो फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश करके
ट्रेडिंग पोस्ट बना के, कोठिया बना के, और ये था आपको बालासोर, हुगली, कासिम बाजार, पटना और ढाका, इन सारे एरियाज में इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बनाई। इन फैक्ट्रीज पर माल इकट्ठा होता था और यहाँ पे डील होती थी। क्लियर? तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या होगा कि जो बंगाल था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का एक वाइटल कमर्शियल इंटरेस्ट वाला एरिया था। क्लियर? अब यहाँ पे ये वाला भी चीज आपको क्लियर होगा कि 60% इंपोर्ट जो है एशिया का वो बंगाल से होता था। क्लियर? अब यहाँ पे देखो 1690 में कलकत्ता का फाउंडेशन होता है। ये एक टर्निंग पॉइंट है। 1690s में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक छोटा सा फैक्ट्री बनाया हुगली रिवर के किनारे। इसी छोटी सी फैक्ट्री ने आगे जाकर कलकत्ता या फिर कोलकाता शहर का शेप लिया। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। इससे कंपनी का कमर्शियल एक्सपेंशन कंप्लीट हुआ। अब उनका एक सॉलिड बेस बन गया जहां से वो अपना एम्पायर एक्सपैंड कर सकते थे। और कंपनी जो है वो बंगाल से लगभग 50,000 पाउंड का माल हर साल एक्सपोर्ट करती थी। आज के हिसाब से ये अमाउंट करोड़ों रुपयों के बराबर है। मतलब बिजनेस जो था यह बंगाल में बहुत ही ज्यादा हेवी था। तो बंगाल का आपने माहौल समझ लिया कि बंगाल आखिरकार क्यों सबसे पहले बंगाल में ये लोग अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हैं। अब हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो टॉपिक आएगा द रोड टू ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, जिसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग नवाब्स के बारे में। क्लियर? अब देखो, तो सबसे पहले आपको नाम मिलेगा मुर्शीद कुली खान का। सबसे पहला नाम आपको देखने को मिलेगा मुर्शीद कुली खान का। इसका टाइम पीरियड आपको मिलेगा 1700 टू 1727। मुर्शीद कुली खान के बाद आपको देखने को मिलेगा सुजाउद्दीन, सरफराज खां, ये वीक रूलर था। फिर अलीवर्दी खां, ये स्ट्रॉन्ग रूलर था। अलीवर्दी खान के बाद ही आएगा सिराजुद्दौला। क्लियर? तो पहले हम लोग मुर्शीद कुली खान के बारे में चर्चा करते हैं। तो मुर्शीद कुली खां को हम लोग सिस्टम बिल्डर भी बोल सकते हैं। इसका असली नाम मिर्जा हादी था और यह एक ब्राह्मण घराने में पैदा हुआ था। उसे बचपन में ही कैप्चर कर लिया गया था और उसकी परवरिश एक पर्शियन नोबलमैन ने किया था जिसने उसे इस्लाम एक्सेप्ट करवाया था। तो यह जो मुर्शीद कुली खान था यह मुगल बादशाह औरंगजेब को बहुत ही ज्यादा इंप्रेस करता था अपनी ऑनेस्टी और एफिशिएंसी से। इसने अपनी कैपिटल जो है वो ढाका से शिफ्ट करके मकसूदाबाद में बनाया, जिसका नाम बदलकर बाद में मुर्शिदाबाद रख दिया गया। तो मुर्शिदाबाद का नाम पहले क्या था? तो मकसूदाबाद था। तो जब यह बंगाल का नवाब बना तो कैपिटल कहां था उस समय? तो ढाका था। तो ढाका से इसने शिफ्ट करके राजधानी बनाई मकसूदाबाद, और मकसूदाबाद का नाम बदलकर बाद में हो गया मुर्शिदाबाद। तो जो इसने राजधानी चेंज किया, जो कैपिटल चेंज किया, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था ताकि वो नॉर्थ इंडिया से आने वाले अटैक्स पर बेटर आई रख सके, वो उस पे नजर बनाकर रख सके। क्लियर? फिर इसने रेवेन्यू रिफॉर्म्स भी किए, लगान की नींव रखी। ये उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उसने जमींदारों की डायरेक्टली बिडिंग करवाकर लैंड्स असाइन की। जिसने ज्यादा बिडिंग लगाई उसे जमीन मिली, यानी कि जो ज्यादा पैसा देगा, ऑक्शन टाइप का सिस्टम लिया कि जो ज्यादा पैसा देगा उसको जमीन मिलेगी। इससे गवर्नमेंट की इनकम जो थी वो कई गुना बढ़ गई। उसने जमींदारी सिस्टम को स्ट्रांगली ऑर्गेनाइज किया, जमींदारों को क्लियर टारगेट दिए और स्ट्रिक्टली पैसा भी उनसे कलेक्ट किया। तो इसी वजह से बंगाल मुगल एम्पायर का सबसे अमीर प्रोविंस धीरे धीरे बनता चला गया। उसने मुर्शीद कुली खान ने एक बहुत ही एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी बनाई। उसने कई करप्ट ऑफिसर्स को हटाकर नए कैपेबल लोग अपॉइंट किए। तो मुर्शीद कुली खान ने एक ऐसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की नींव रखी जिस पर आने वाले 30 टू 40 इयर्स तक बंगाल की प्रोस्पेरिटी जो थी वो टिकी रही। उसे हकीकत में मॉडर्न बंगाल का आर्किटेक्ट माना जा सकता है। क्लियर? तो मुर्शीद कुली खान के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। इतनी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, बस एक आइडिया मैंने आपको दिया है कि मुर्शीद कुली खान आखिरकार कौन था। तो ये बंगाल का नवाब बना। ठीक है? उसके बाद मुर्शीद कुली खान के बाद आता है सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन का टाइम पीरियड आपको मिलेगा 1727 टू 1739, क्योंकि 1727 तक कौन था? तो मुर्शीद कुली खान था।
तो अब ये जो सुजाउद्दीन है, ये मुर्शीद कुली खान का दामाद था। दामाद मीन्स सन इन लॉ। उसने मुर्शीद कुली खान की एक बेटी थी, उस बेटी से उसने शादी की थी जिसका नाम था जैनाब उन निसा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है जानना। तो इस यह मुर्शीद कुली खान का कौन था? तो सुजाउद्दीन मुर्शीद कुली खान का सन इन लॉ था। क्लियर? तो सुजाउद्दीन एक इंटेलिजेंट रूलर था। उसने समझा कि उसके फादर इन लॉज की पॉलिसीज ही सक्सेस का राज है, इसलिए उसने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया और मुर्शीद कुली खां के सिस्टम को एग्जैक्टली फॉलो किया। उसने बंगाल के किंगडम को बिहार और उड़ीसा तक एक्सपैंड किया। इससे बंगाल की मिलिट्री और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई। क्लियर? और साथ ही साथ इसने लगभग 12 साल तक राज किया और ये जो इसका टाइम था रूलिंग का, वो काफी पीसफुल रहा था। यहाँ पे ट्रेड फ्लोरिश हुआ, फार्मर्स खुश रहे और जो स्टेट का खजाना था, जो स्टेट ट्रेजरी थी, वो भी भरते रही। उसने बस अपने प्रीडिसेसर के काम को स्मूथली आगे बढ़ाया। तो पहले था मुर्शीद कुली खान, फिर आया सुजाउद्दीन, इसके बाद आता है सरफराज खान। अब ये जो सरफराज खान था, ये मुर्शीद कुली खां का ग्रैंड सन एक तरीके से, और मेनली आप जानो तो ये सुजाउद्दीन का बेटा था। सरफराज खान कौन था? तो ये सुजाउद्दीन का बेटा था। तो ना ही ये मुर्शीद कुली खान की तरह और ना ही अपने फादर सुजाउद्दीन की तरह कोई डिप्लोमेटिक रूलर बना। ये एक इनकैपेबल रूलर था और बस लगभग 1 साल तक ही इसने राज किया था। तो सरफराज खान एक बहुत ही वीक विल्ड रूलर था। वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए बिल्कुल भी कैपेबल नहीं था। वो अपने अमीर लोगों और कोर्ट मेंबर के चक्कर में फंसकर रह गया। उसके कई पावरफुल जनरल्स और मिनिस्टर को लगने लगा कि वो नवाब बनने के लायक नहीं है। कौन? तो सरफराज खान। उनमें से एक था अलीवर्दी खां, जो बिहार का डेप्यूटी गवर्नर था, जो बाद में ये बनता है बंगाल का नवाब। ये कौन था? तो ये पहले बिहार का डेप्यूटी गवर्नर था। क्लियर? तो सिर्फ 1 साल के अंदर ही अलीवर्दी खान ने उसके खिलाफ अपनी फौज इकट्ठा की। दोनों फौजों की जो मुलाकात थी वो गिरला नाम की जगह पर हुई थी। क्लियर? गिरला नहीं, गिरिया नाम की जगह पर हुआ था। उनमें बैटल हुआ था जहां सरफराज खान को मार दिया गया। इससे प्रैक्टिकली मुर्शीद कुली खां का जो डायरेक्ट लीनियज था वो खत्म हो गया। क्लियर? क्योंकि मुर्शीद कुली खां का सन इन लॉ कौन था? सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन का बेटा कौन था? सरफराज खान। लेकिन अब जो बनता है वो था बिहार का डेप्यूटी गवर्नर अलीवर्दी खान। क्लियर? तो ये जो अलीवर्दी खान था, इसको प्रैग्मेटिक किंग मेकर के तौर पे समझा जा सकता है। तो अलीवर्दी खान एक एक्सट्रीमली कैपेबल जनरल था। वो मुर्शीद कुली खां और सुजाउद्दीन दोनों के अंदर काम करता रहा था पहले, और उसने अपनी मिलिट्री प्रोसेस के दम पर ही ताकत को हासिल किया था। इसने सरफराज खान को हराकर उसे मार दिया और खुद नवाब बन गया। कौन? तो अलीवर्दी खान। उसने मुगल बादशाह से ऑफिशियल अप्रूवल भी लिया। बेसिकली पावर ग्रैबिंग को उसने लीगलाइज कर दिया। तो अलीवर्दी खान ने मुगल एम्पेरर को देने वाला जो ट्रिब्यूट था, जो टैक्स था, उसे बिल्कुल बंद कर दिया। क्योंकि पहले जो बंगाल के नवाब होते थे, तो बंगाल वाला एरिया तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है कि वो मुगल एम्पायर के अंतर्गत ही आएगा। तो ये लोग उनको टैक्स देते थे, मुगल एम्पेरर को ये टैक्स देते थे। लेकिन अलीवर्दी खान ने टैक्स देना भी बंद कर दिया। क्लियर? तो इसका मतलब था कि अब बंगाल ऑफिशियली मुगल एम्पायर का पार्ट था, लेकिन प्रैक्टिकली यह इंडिपेंडेंट हो गया था। वो अपने आप को नवाब ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा कहने लगा था। कौन? तो ये अलीवर्दी खान। इट मींस डिफैक्टो इंडिपेंडेंस वाज देयर। फिर उसके बाद इसके राज की जो सबसे बड़ी चैलेंज थी वो थी मराठा आर्मीज का कॉन्टिन्यूअस अटैक। मराठा बंगाल के वेल्थ को लूटना चाहते थे। अलीवर्दी खान उनसे कई बार लड़ा और आखिरकार 1751 में उसे एक डील करनी पड़ी, जिसमें उसको चौथ देना मानना पड़ा। यानी कि अब जो अलीवर्दी खान है, 1740 से लेकर 1751 तक वो मराठों से लड़ता रहा, लेकिन 1751 में जाकर फाइनली उसने ट्रीटी साइन किया और मराठों को चौथ देना वो स्वीकार किया उसने, ताकि पीस को मेंटेन कर सके। चौथ का मतलब होता है 25% ऑफ द रेवेन्यू।
अब ये मराठा के बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन मैंने पहले ही किया हुआ है, बंगाल के राइस के बारे में भी मैंने काफी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, चौथ क्या है, सरदेशमुखी क्या है, ये सारी चीजें मैंने पहले ही वीडियोस में आपको समझा दी है राइज ऑफ रीजनल पावर्स में। क्लियर। तो अलीवर्दी खां जो था उसने फॉरेन इन्वेजन से बचने के लिए अपनी फौज को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की। वो चाहता था कि बंगाल यूरोपियन पावर्स खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने स्ट्रांग दिखे। तो अलीवर्दी खां ओवरऑल बोल सकते हैं कि एक ब्रिलियंट स्ट्रेटजिस्ट था, लेकिन उसकी एक बड़ी गलती थी, उसने अपने सक्सेशन को ठीक से मैनेज नहीं किया। यानी उसके बाद कौन बंगाल का नवाब बनेगा, वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया, वो इसे क्लियर नहीं कर पाया कि अच्छे से। तो उसने अपने सिराजुद्दौला को सक्सेसर बनाया, लेकिन उसको कोर्ट की जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, जैसे जगत सेठ हो गए, मीर जाफर हो गए, तो ये सबसे उसको उसने क्लियर नहीं किया, यहाँ पे मतलब लीनिएज उसने अपना क्लियर नहीं किया। तो इस कारण से जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है तो सिराजुद्दौला को कई सारे डायरेक्ट दुश्मन मिल गए, जिसने डायरेक्टली बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई को जन्म दिया। तो ओवरऑल समरी क्या होगी यहाँ पे, ओवरऑल समरी ये होगी कि मुर्शीद कुली खां कौन होगा, तो ये फाउंडर हो जाएगा, फाउंडर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। फिर सुजाउद्दीन कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको मेंटेनर एंड एक्सपेंडर। सरफराज क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा द वीक लिंक। एंड अलीवर्दी खां क्या कहलाएगा, तो पावरफुल प्रोटेक्टर बट पुअर प्लानर फॉर द फ्यूचर। क्यों, क्योंकि इसके बाद कौन बंगाल का नवाब बनेगा ये अच्छे से ये क्लियर नहीं कर पाएगा। तो ही वॉज द पावरफुल प्रोटेक्टर बट ही वॉज ऑल्सो द पुअर प्लानर फॉर द फ्यूचर। क्लियर। तो इन चारों की स्टोरीज ये बताती है, इन चारों पर्सन की, कि किसी भी किंगडम के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम के साथ साथ एक क्लियर और स्टेबल सक्सेशन प्लान करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर। तो अब देखो, तो ये वाला चीज भी मैंने आपको अभी समझा ही दिया है, लेकिन हल्का सा इसमें डिफरेंस और है। इस पे देखते हैं, द गैदरिंग स्टॉर्म 1750 फैक्टर्स ऑफ प्रोस्पेरिटी पीस इन बंगाल अमिड्स केओस इन रेस्ट ऑफ इंडिया। ओके, क्लियर। यहां तक का क्लियर हो गया। अभी तक मैंने यहां तक चारों के बारे में समझा दिया। अब हम लोग उन फैक्टर्स पे चर्चा करते हैं जिसने बंगाल की प्रोस्पेरिटी को जन्म दिया। तो बंगाल के संपन्नता के पीछे कई सारे पावरफुल फैक्टर्स थे। तो अब इनको हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो सोचिए एक ऐसी जगह जहां सब कुछ अपने फेवर में हो, ज्योग्राफी, रिसोर्सेज, लीडरशिप एंड शेयर लक। तो ऐसा जगह कौन सा था, तो ऐसा जगह था 18th सेंचुरी में बंगाल। अभी डिटेल में मैं आपको डिस्कशन करता हूं इस पे। तो सोच, आपने ये चीज समझ गए होंगे कि बंगाल के पास शेयर लक था, ज्योग्राफी का, रिसोर्सेज का, लीडरशिप का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ज्योग्राफिक लॉटरी, यानी कि सबसे, अब मैं डिस्कशन आपको सिंपल कर रहा हूं कि बंगाल आखिरकार क्यों इतना रिच था। तो उसमें सबसे पहला जो फैक्टर आएगा वो है ज्योग्राफिक लॉटरी, यानी कि भाग्य की बात। यहां पे था गंगा रिवर, बंगाल जो था वो गंगा डेल्टा पर बना था, इसकी वजह से यह खेती के लिए यहाँ पे परफेक्ट जमीन थी। हर साल आने वाली बारिश और नदियों के फ्लड ने एक बहुत ही फर्टाइल मिट्टी यहाँ पे जमाई। यहाँ चावल और पटसन, राइस एंड पटसन मीन्स जूट, तो इसकी भारी पैदावार होती थी। तो ये राइस बाउल ऑफ इंडिया कहलाता था उस समय। फिर यहाँ पे नदियों का जाल जो था वो बंगाल के अंदर ट्रेवल और ट्रेड को आसान और सस्ता कर देता था। माल एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाता था। क्लियर। फिर ये एक इकोनॉमिक पावर हाउस भी था। अब इकोनॉमिक पावर हाउस कैसे था, तो यहाँ पे कपड़े का पूरा एकदम संसार था। ढाका में एक क्लोथ मिलता था मुस्लिन, तो मुस्लिन क्लोथ इतनी फाइन और हाई क्वालिटी की थी कि यूरोप में इसको वुवन विंड कहा जाता था, यानी कि बुनी हुई हवा। तो यूरोप में इसको वुवन विंड कहा जाता था, किसको, तो मुस्लिन को। ढाका का ये कपड़ा था, ठीक ना। जो ब्रिटेन में और यूरोप में जो रॉयल्स थे और एरिस्टोक्रेट्स थे वो इस कपड़े के लिए पागल रहते थे। जैसे आप सिंपल समझो कि एक रुमाल साइज का जो मुस्लिन था
उसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि अगर यूरोप में कोई आम आदमी है, उस आम आदमी का जो साल भर का इनकम होगा, उस इनकम से वो इसको खरीद पाएगा। यानी आप इमेजिन कर सकते हो कि एक रुमाल साइज का मुस्लिन क्लोथ, उसका प्राइस कितना ज्यादा था। तो ये ढाका में मिलता था, और ढाका किसके अंदर था? तो बंगाल के अंदर। साथ ही साथ बंगाल की सिल्क और कॉटन इंडस्ट्रीज भी बहुत बड़ी थी। मुर्शिदाबाद एक मेजर सिल्क सेंटर था। फिर यहाँ पे सॉल्ट पीटर भी था, हिंदी में इसको सोरा बोलते हैं। तो ये गन पाउडर बनाने का मेन इंग्रेडिएंट था। यूरोप की फैक्ट्रीज और आर्मीज के लिए बंगाल सॉल्ट पीटर की सप्लाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। फिर बंगाल के जंगल्स में हाई क्वालिटी टिम्बर मिलता था, और यहाँ बनाए गए जहाज पूरी दुनिया में बिकते थे। तो पहला था ज्योग्राफिकल लक, दूसरा इकोनॉमिक पावर हाउस। अब इकोनॉमिक पावर हाउस क्यों था ये भी मैंने आपको बता दिया। मुस्लिन के कारण, सॉल्ट पीटर के कारण, सिल्क और कॉटन के कारण, शिप बिल्डिंग के कारण, बिकॉज ऑफ हाई क्वालिटी टिम्बर। फिर तीसरा रीजन आएगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब ये चीज आपको समझ आ गई होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने रूलर्स के बारे में आपको डिस्कशन किया था। क्लियर? तो सबसे पहला है ज्योग्राफिकल लक, यानी कि मैं बता रहा हूं आपको बंगाल आखिरकार क्यों इतना संपन्न था, क्यों इतना प्रॉस्परस था। तो सबसे पहला ज्योग्राफिकल लक, दूसरा इकोनॉमिक पावर हाउस, तीसरा आपको आ जाता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। क्योंकि किसी भी राज्य का विकास के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना जरूरी है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी अब तक, क्योंकि जब मैं आपको वीक मुगल्स पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 1707 से लेकर 1720 तक, 20s बोलो या फिर आप 19 बोलो, यहाँ पे बहुत सारे रूलर आए थे। जैसे बहादुर शाह हो गया, अहमद शाह हो गया, फारूक सियार हो गया, फिर रफी उद्दरजात, रफी उद्दौला, फिर मोहम्मद सरंगीला। तो इस कारण से ये सारे वीक रूलर थे। तो इस कारण से दूसरे पावर्स को, जैसे ब्रिटिशर्स को यह मौका मिला कि वो मुगल पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करे हल्का हल्का। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं था। बंगाल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज्यादा थी, और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी तो किंगडम जो है वो फ्लरिश करेगा। तो मुर्शीद कुली खान से लेकर अलीवर्दी खान तक, मींस 1700 टू 1756, इन 56 ईयर्स तक बंगाल को लगातार ऐसे रूलर्स मिले जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखा, रेवेन्यू सिस्टम को बेहतर किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। क्लियर? तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी थी। उसके बाद जो अगला फैक्टर आएगा वो होगा द लकी एस्केप फैक्टर। अब लकी एस्केप फैक्टर क्या होगा यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा? तो ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि जब पूरे हिंदुस्तान में आग लगी हुई थी, बंगाल उस आग से बच गया। नॉर्थ इंडिया का हालत खराब था। नादिर शाह 1739, इस पे मैंने आपको डिस्कशन किया। अहमद शाह अब्दाली 1748, इस पे मैंने आपको डिस्कशन किया। बट फिर भी एक मैं हल्का सा आइडिया देता हूं। तो नादिर शाह ने दिल्ली को इतना लूटा कि वहां सोना चांदी की गाड़ी को भर भर के वो लेके गया था अपने यहाँ। उसने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को इतना खराब कर दिया कि उसे संभालने में बहुत टाइम लग गया। लगभग 100 करोड़ रुपए की उसने लूटपाट की थी। फिर उसके बाद आता है अहमद शाह अब्दाली, उसने बार बार नॉर्थ इंडिया पर अटैक करके उसे बर्बाद कर दिया। फिर आते हैं मराठाज आर्मी, ये नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया को लूट रहे थे, ये बंगाल तक भी आते थे। लेकिन अलीवर्दी खान ने आखिरकार 1751 में उनसे डील कर दिया था। फिर जाट और सिख रिवोल्ट्स भी हो रहे थे। तो इन विद्रोहों ने मुगल सत्ता को और ज्यादा कमजोर कर दिया। लेकिन जब पूरे इंडिया में ऐसा सीन चल रहा था कि नादिर शाह का आक्रमण हो रहा है, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो रहा है, मराठा अटैक कर रहे हैं सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में जाट और सिख रिवोल्ट कर रहे हैं, तो बंगाल में उस समय क्या हो रहा है? तो इन सारे तूफानों से बंगाल बिल्कुल बचा हुआ था। वहां रिलेटिव पीस थी। क्यों? क्योंकि खेती जारी रही, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कंटिन्यूड रहे, फैक्ट्री चलते रही, ट्रेडर्स सेफ फील कर रहे थे, लोग दूसरे इनसिक्योर इलाकों से यहां आकर बस गए, जिससे पॉपुलेशन और स्किल्ड वर्कर्स की ग्रोथ भी यहां हुई। क्योंकि जब कोई एरिया इनसिक्योर होता है तो लोग वहां से माइग्रेट करके आते हैं सेफ एरियाज में। क्लियर? तो इन सब का अब रिजल्ट क्या हुआ? तो देखो, जो बात मैंने अभी आपको बताई कि दूसरे एरिया से माइग्रेट करके आए, फिर साथ ही साथ यहाँ की इकोनॉमी खुद ब खुद प्रॉस्परस हो रही थी। तो अब 1706 में कलकत्ता की पॉपुलेशन थी 15,000, लेकिन
जब 1750 आते आते कलकत्ता की पॉपुलेशन हो गई लगभग 1 लाख। 1706 में पॉपुलेशन कितनी थी? 15,000। लगभग 44 इयर्स बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाती है? 1 लाख। यानी अगर आप लगभग देखो तो 600% ग्रोथ हुआ है यहाँ पे। फिर जो मुर्शिदाबाद जगह था, या यूरोप के ट्रैवलर्स लिखते हैं कि ये लंदन जैसे शहर जैसा वेल्दी था, और जो ढाका था यह एक ग्लोबल सिटी बन चुका था जहां दुनिया भर के ट्रेडशिप आते रहते थे। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन यहाँ पे दिया जाए तो बंगाल की प्रोस्पेरिटी किसी एक चीज की वजह से नहीं थी, यह एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। नेचर का दिया हुआ बाउंटी, दैट इज रिसोर्सेज, लोगों की मेहनत और स्किल, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड प्योर लक, दैट इज प्योर लक मीन्स ज्योग्राफिक आइसोलेशन फ्रॉम द केओस। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर सबसे पहले इसी अमीर ट्रेजरी पर पड़ी, रिच ट्रेजरी पर पड़ी। उनकी पूरी स्ट्रेटजी ही बंगाल को कंट्रोल करने के आसपास घूमने लगी, क्योंकि जिसने बंगाल को कंट्रोल कर लिया उसके पास लगभग पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी की चाबी आ जाएगी। क्लियर? तो ये चीज आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सिराजुद्दौला के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्योंकि अलीवर्दी खान के बाद रूलर कौन बनता है, नवाब कौन बनता है? तो सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला कब नवाब बनता है? तो 1756 में। क्लियर? क्योंकि 1740 से लेकर 1756 तक कौन था? तो अलीवर्दी खान। क्लियर? सो लेट्स डिस्कस अबाउट हिम। सिराजुद्दौला जो था यह नवाब अलीवर्दी खान का पोता था। क्लियर? तो सिराजुद्दौला कौन था? तो अलीवर्दी खान का यह पोता था। क्लियर? ग्रैंडसन। तो जब ये नवाब बना तो उसकी उम्र कहीं कहीं ये इसकी उम्र 20 साल भी दिखाई जाती है, कहीं कहीं इसकी उम्र 23 इयर्स भी दिखाई जाती है। तो ऐसे इस उम्र को जानने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कभी पूछे गए नहीं, बट मैं 23 इयर्स के रेफरेंस को लेकर चल रहा हूं। तो जब ये नवाब बना तो उसकी उम्र लगभग 23 साल की थी। तो वो एक यंग लेकिन एक्सपीरियंस के बिना वाला रूलर था, उसको वो अनुभवहीन शासक था, उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। साथ ही साथ सिराज के पास कुछ इंटरनल चैलेंजेस थे। सिराज को अपने ही घर और दरबार से काफी सारे चैलेंज मिले। उसके कुछ खास दुश्मन थे, जैसे शौकत जंग एंड घसीटी बेगम। शौकत जंग जो था यह सिराज का कजिन था और यह पूर्णिया का नवाब था। कौन? शौकत जंग। तो देखो सिराजुद्दौला कौन था? तो अलीवर्दी खान का यह पोता था। जब ये राजा बना, नवाब बना, तो इसकी उम्र लगभग 23 साल की थी। जब यह नवाब बना तो इसके पास कुछ इंटरनल चैलेंजेस थे। इसका एक कजन था, कजन का नाम था शौकत जंग। शौकत जंग जो था यह पूर्णिया का नवाब था, तो वो खुद भी बंगाल की गद्दी का दावेदार था। फिर आती है घसीटी बेगम। तो ये सिराज की होस्टाइल आंट थी, यानी दुश्मन थी वो उसकी। वो अलीवर्दी खान की बेटी थी और एक अमीर विडो थी। उसके पास भी पहले से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, तो वो भी गद्दी की दावेदार बन रही थी। फिर आपको देखने को मिलेगा मीर जाफर। मीर जाफर का नाम आपको सुनने को मिलेगा। तो ये आर्मी का एक सीनियर कमांडर था। वो अलीवर्दी खां का बहनोई था, यानी कि सिस्टर्स हस्बैंड था, लेकिन वो सिराज से नाराज था और यह रिबेलियस नेचर का था, यानी विद्रोही नेचर था इसका। फिर हिंदू पॉपुलेशन भी थी वहां पे, अलार्म्ड हिंदू पॉपुलेशन। जनरल पब्लिक, खासकर हिंदू पॉपुलेशन, यह सिराज के रूलिंग से परेशान थी। उन्हें डर था कि नए नवाब से उनको पता नहीं कौन कौन सा खतरा है। फिर यहाँ पे इसमें कोर्ट में भी इसके प्रॉब्लम थी। सिराज का जो अपना खुद का कोर्ट था उसमें एक पावरफुल ग्रुप था जो उसके खिलाफ था, और इस ग्रुप में लोग शामिल थे जैसे जगत सेठ हो गया, ओमी चंद हो गया, राय बल्लभ हो गया, राय दुर्लभ हो गया। तो जगत सेठ जो था ये एक बहुत बड़ा अमीर बैंकर था जिसके पास फाइनेंशियल पावर थी। ओमी चंद जो था यह भी एक बिजनेसमैन था। जो राय वल्लभ और राय दुर्लभ थे ये सीनियर ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स थे। क्लियर? तो ये लोग मिलकर एक किंग मेकर ग्रुप बनाते थे। अगर ये किसी के खिलाफ हो जाते तो उसका रूलिंग मुश्किल हो जाता था। क्लियर? तो इंटरनल चैलेंजेस आपको समझ आ गए होंगे कि जब सिराज 1756 में बंगाल का नवाब बनता है तो उसके सामने कौन कौन से प्रॉब्लम थे।
इंटरनल चैलेंजेस। पहला फैमिली राइवल्स, जिसमें कजन है शौकत जंग, उसकी आंट है घसीटी बेगम। फिर कोर्ट में भी कॉन्स्पिरेटर्स थे, यानी कोर्ट में कॉन्स्पिरेसी होती थी, इसको आप फैक्शनलिज्म समझ सकते हैं, जैसे जगत सेठ हो गया, ओमी चंद हो गया। फिर मिलिट्री रिवेलियन भी था, मीर जाफर रिवेलियस पर्सनालिटी का बंदा था। फिर यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन, उनको डर था कि पता नहीं नया नवाब हमारे साथ कैसा बिहेव करेगा। क्लियर? तो अब ऐसा नहीं है कि इसके पास केवल इंटरनल चैलेंजेस थे, इसके पास एक्सटर्नल चैलेंजेस भी इसके सामने थे। क्लियर? यानी बाहर के भी इसके दुश्मन थे। तो इन सब इंटरनल प्रॉब्लम्स के ऊपर सिराजुद्दौला को एक बाहर से भी बड़ा खतरा दिख रहा था। दैट वाज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज ग्रोइंग पावर, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ताकत थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी। इंग्लिश कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, जिससे सिराज को अपनी ताकत के लिए, अपने तख्त के लिए खतरा महसूस हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, वो नवाब है बंगाल का, तो वो एक्शन लेगा, क्योंकि अगर वो एक्शन नहीं लेगा तो वो खुद मारा जाएगा। अब देखो, तो सिराज की जो अब सिराज का काउंटर एक्शन क्या था? तो सिराज की जो पर्सनालिटी थी वो इंपल्सिव नेचर का था, कि जैसे आपने कोई चीज सोचा वैसे ही उसी समय कर दिया, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस की कमी थी। इतने सारे दुश्मनों को देखकर, इंटरनल चैलेंजेस को देखकर, एक्सटर्नल चैलेंजेस को देखकर वो मेंटली इनसिक्योर फील करने लगा। इस इनसिक्योरिटी ने उसे ऐसा स्टेप उठाने पर मजबूर कर दिया जो बाद में उसी के खिलाफ हो गया। तो सिराज का काउंटर एक्शन क्या है, जवाबी कार्रवाई क्या है? उसने अपने हर चैलेंज का जवाब देने की कोशिश की। उसने शौकत जंग को डिफीट किया और उसे मार दिया। उसने अपने कजन शौकत जंग को एक बैटल में हराया और उसे मार दिया। फिर उसने घसीटी बेगम को न्यूट्रलाइज कर दिया। उसने अपनी आंट घसीटी बेगम की सारी प्रॉपर्टी और सारे ट्रेजर्स को जब्त कर लिया और उसे कैद कर लिया, ताकि वो कोई भी शरारत ना कर सके इसके खिलाफ। फिर जो मीर जाफर था उसको डिसमिस कर दिया। उसने अपने रिबेलियस कमांडर मीर जाफर को उसकी पोस्ट से हटा दिया और उसकी जगह पे उसने बनाया मीर मदान को। अब कौन है इसका कमांडर? तो मीर मदान। फिर इसने नए नए प्राइम मिनिस्टर भी बनाए। इसने एक नई प्राइम मिनिस्टर, क्या नई टीम बनाई इसने। जैसे मोहनलाल नाम के एक ऑफिसर थे जो कश्मीर के थे, कश्मीरी ऑफिसर थे, उनको इसने टॉप एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, जो प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करने लगे। क्लियर? तो ओवरऑल समरी क्या है सिराजुद्दौला की? तो सिराजुद्दौला एक अनुभवहीन यंग रूलर था, जिसे एक ऐसी गद्दी मिली जिसके आसपास हर तरफ से दुश्मन थे। उसके अपने ही खानदान के लोग, कजिन हो गए, आंट हो गए, उसके खुद के फौज का सीनियर कमांडर जैसे मीर जाफर, और दरबार के अमीर लोग जैसे जगत सेठ, ओमी चंद, ये सब उसके खिलाफ थे। और ऊपर से इंग्लिश कंपनी उसके एम्पायर को खत्म कर रही थी, उसे खा रही थी, उसकी इकोनॉमी को खत्म कर रही थी। तो इन सबसे घबराकर सिराज ने जल्दी जल्दी में कुछ ड्रास्टिक स्टेप्स लिए। उसने अपने दुश्मनों को हराया, कैद किया या हटा दिया। लेकिन ये उसका ये जो स्टेप था बाद में उसी के खिलाफ पड़ गया, क्योंकि इन एक्शंस थे उसके दुश्मन जो थे, बाकी के दुश्मन, वो और भी ज्यादा नाराज हो गए। मीर जाफर, जगत सेठ जैसे लोगों को उसने अपना दुश्मन बना लिया, जो आगे चलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर सिराजुद्दौला की हार और इसके मौत का कारण बने। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सिराजुद्दौला की प्रॉब्लम्स उसकी पर्सनल वीकनेस और एक्सटर्नल दोनों थी। उसने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश तो की, लेकिन उसका तरीका इनएप्रोप्रिएट पड़ा उस समय, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कशन बैटल ऑफ प्लासी, और बैटल ऑफ प्लासी के पीछे रीजंस क्या क्या होंगे, द रोड टू कॉन्फ्लिक्ट, इस पे हम लोग काफी डिटेल में अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब देखो, जब सिराजुद्दौला नवाब बना था बंगाल का, तो उसको कंपनी से पहले से ही प्रॉब्लम क्यों थी? क्योंकि जब मैं इंटरनल चैलेंजेस मैंने डिस्कस किया, उसके बाद एक्सटर्नल चैलेंज मैंने आपको डिस्कस किया। तो एक्सटर्नल चैलेंज में मैंने आपको यह बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी वो ग्रो कर रही थी। तो इसको ईस्ट इंडिया कंपनी से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्यों आखिरकार इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी? क्योंकि
कंपनी के जो अब देखो, अब इसको समझने के लिए कंपनी के जो कारनामे हैं, जो कंपनी के एक्शंस थे, जो कंपनी के मिसडीड थे, प्रोवोकेशंस थे, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्योंकि इनको जब हम समझेंगे तब हमें जो बैटल ऑफ प्लासी है उसके फाउंडेशन का पता चलेगा। तो इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला एक्शन आपको मिलेगा मिसयूज ऑफ दस्तक, क्लियर। दूसरा आपको मिलेगा फोर्टिफाइंग कलकत्ता। तीसरा मिलेगा गिविंग असाइलम टू अ फ्यूजिटिव कृष्णदास, क्लियर। तो इस पे मैं डिटेल में आपको डिस्कशन करता हूं। तो सबसे पहले दस्तक के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी असली में एक कंपनी नहीं बल्कि एक डेकोइट कॉरपोरेशन थी जो रूल्स को तोड़ने में एक्सपर्ट थी। उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला को डायरेक्टली प्रोवोक करने के लिए दस्तक का धंधा जो है उसको स्टार्ट कर दिया। मुगल बादशाह फारूक सियर कब से कब तक रूलर था? तो 1713 से लेकर 1719। अभी कौन सा टाइम पीरियड पे मैं डिस्कशन कर रहा हूं? तो 1756 के बारे में हम लोग, सिराजुद्दौला के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये मुगल एम्पायर था फारूक सियार, तो उसने कंपनी को दस्तक दिया था। इसका मतलब था कि कंपनी अपने असली बिजनेस के माल पर टैक्स नहीं देगी, यानी कंपनी बंगाल में जो कंपनी जो बिजनेस करेगी उस बिजनेस पे उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्लियर। तो अब कंपनी इसका मिसयूज करने लगी। कंपनी के जो ऑफिसर्स थे और इंप्लॉइज थे उन्होंने इस प्रिविलेज का गलत फायदा उठाया। वो लोग अपनी प्राइवेट ट्रेडिंग भी, यानी कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो अलग से, कंपनी के अलावा, कंपनी तो ट्रेड कर ही रही थी, कंपनी से हट के वो अपनी प्राइवेट ट्रेडिंग कर रहे थे और उस प्राइवेट ट्रेडिंग में भी वो इसी दस्तक का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस कारण से उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। मतलब कि एक इंग्लिश ऑफिसर अपना पर्सनल कपड़ा, सिल्क, शुगर, ये सब भी टैक्स फ्री कर सकता था। तो इससे अब क्या होगा कि नवाब को नुकसान होगा। तो आप सोच सकते हैं कि पूरे बंगाल का बिजनेस अगर टैक्स फ्री हो जाए तो नवाब जो होगा उसका जो खजाना होगा वो कैसे भरेगा? खजाना तो फिर धीरे धीरे खाली हो जाएगा। तो इस कारण से नवाब सिराजुद्दौला को लाखों रुपए का रेवेन्यू लॉस होने लगा और ये उसकी आमदनी पर डायरेक्ट अटैक था, ये उसकी इकोनॉमी पर एक डायरेक्ट अटैक था। तो सिंपल सी बात है, जब कभी आपके पैसे पे प्रॉब्लम आएगी, इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगी, वो भी इतने बड़े लेवल पे, तो आप एक्शन लोगे, आपको सामने वाले पर्सन से प्रॉब्लम होगी। और किसके इकोनॉमी में फर्क पड़ रहा है? सिराजुद्दौला। सामने कौन है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्लियर। तो पहला प्रॉब्लम ये था सिराजुद्दौला को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। दूसरा प्रॉब्लम था बिना परमिशन के फोर्टिफिकेशन करना। कहां का? तो कलकत्ता वाले रीजन का। अब देखो, अंग्रेजों ने कलकत्ता में बिना नवाब के इजाजत मतलब परमिशन, अपने फोर्ट को मजबूत करना शुरू कर दिया। उन्होंने ट्रेंचेस खोदा और कैनन्स को वहां पे डिप्लॉय किया। तो इन सब से नवाब की नजर में ये क्या था? ऐसा कोई भी रूलर सोचेगा कि अगर कोई आपकी जमीन पर आकर बिना पूछे अपने फोर्ट्रेस बना रहा है तो वो आपके खिलाफ ही काम करेगा। तो ये एक ओपन चैलेंज था नवाब की अथॉरिटी को। सिराज इससे अपनी सॉवरेनिटी के लिए खतरा मानने लगा, क्लियर। फिर तीसरा पॉइंट यहां पे आता है कि एक पॉलिटिकल फ्यूजिटिव को इन्होंने असाइलम दिया था, यानी एक फ्यूजिटिव था, भगौड़ा था, उसको इन्होंने असाइलम दिया था, अपने पास रखा हुआ था, शरण दी थी उसको। तो ये सबसे बड़ी गलती थी अंग्रेजों की, क्लियर, जिसे वॉर का इमीडिएट रीजन माना जाता है। अब यहां पे कुछ कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कृष्णदास, ठीक है, कृष्णदास एक कैरेक्टर आपको मिलेंगे, राजबल्लभ भी एक कैरेक्टर आपको मिलेंगे। तो राजबल्लभ जो थे ये एक वेल्दी जमींदार जिसे नवाब सिराजुद्दौला ने करप्शन के आरोप में जेल में डाल दिया था। किसको? तो राजबल्लभ को। और जो कृष्णदास था ये राजबल्लभ का बेटा था, ठीक है। तो यहां पे कृष्णदास को अंग्रेजों ने असाइलम दिया था। कृष्णदास किसका बेटा था? तो राजबल्लभ का। और राजबल्लभ को जेल में डाला था किसने करप्शन के कारण? तो सिराजुद्दौला ने। अब ड्रामा क्या हुआ यहाँ पे? तो कृष्णदास अपने फादर को छुड़ाने के लिए नवाब के खजाने से बहुत सारा सोना चांदी लेकर भाग गया। वो डायरेक्टली कंपनी के पास कलकत्ता पहुंचा और कंपनी से मदद मांगी। कौन सी कंपनी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर मैं आप कंपनी बोल रहा हूं तो सिंपल आपको समझना है, कंपनी का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि यही सबसे ज्यादा डोमिनेटेड कंपनी थी, क्लियर।
तो ये कंपनी के पास चले गए, कौन, तो कृष्णदास, मदद मांगने के लिए। अब कंपनी ने उसे असाइलम दे दिया। असाइलम का मतलब समझो शेल्टर या फिर प्रोटेक्शन, और नवाब को वापस करने से मना कर दिया। जब नवाब ने मांगा कि कृष्णदास को वापस लौटा दे अंग्रेज, तो उन्होंने मना कर दिया। तो अब नवाब की नजर में ये चीज कैसे होगी? तो आप फिर से सोच सकते हैं कि कोई आपका एम्प्लॉय आपका पैसा लेकर आपके बिगेस्ट राइवल कंपनी में जाकर छुप जाए और राइवल कंपनी जो है आपकी वो उसे बचाए, तो ये नवाब के लिए कंपनी की तरफ से डायरेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर था। ये एक डिप्लोमेटिक क्राइम था। ठीक है, तो ये सारे एक्शंस थे जिन कारण से सिराजुद्दौला को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। क्लियर? तो ये जो लास्ट वाला मैंने बताया कृष्णदास वाला को असाइलम देने का, यह एक डिप्लोमेटिक क्राइम था। अब ये सारी कंपनी के मिसडीड्स थे। अब कंपनी के मिसडीड्स का रिजल्ट क्या हुआ? नवाब को आएगा गुस्सा, सिराज हुआ गुस्से में। सिराजुद्दौला ने फाइनली रिस्पॉन्स दिया, फाइनली उसने एक्शन लिया। उसने कंपनी को साफ कह दिया कि वो उनके स्पेशल प्रिविलेजेस को कैंसिल करेगा और उनसे पूरा टैक्स वसूल करेगा। जब कंपनी ने इस बात को नहीं माना तो सिराजुद्दौला ने अपनी फोर्ट भेजकर, अपनी सेना भेजकर, अपनी फोर्स भेजकर कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। कंपनी के लोग भागकर नियर बाई आइलैंड में जाकर छुप गए। फाल्टा नाम की एक जगह थी, वहां पे ये लोग जाके छुप गए थे। अब कंपनी ने इन सारे इंसिडेंट्स को यूज किया, ठीक है, और ब्लैक होल ट्रेजेडी जैसे प्रोपेगेंडा को फैलाया ताकि वो अपनी पब्लिक और पार्लियामेंट को बता सकें कि उन्हें नवाब से लड़ना अब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक ट्रेजेडी है ब्लैक होल ट्रेजेडी, मैं उस पर डिटेल में डिस्कशन करूंगा। तो उसका एक प्रोपेगेंडा फैलाया, और उसके बाद ताकि वो पब्लिक सेंटिमेंट चाहते थे, यहाँ ब्रिटेन में पब्लिक सेंटिमेंट चाहते थे और ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही परमिशन चाहते थे, तो प्रोपेगेंडा फैलाया उन्होंने नवाब से लड़ने के लिए। तो ओवरऑल ये बात बोल सकते हैं कंपनी के ये जो मिसडीड्स थे ये दिखाते हैं कि वो नवाब को एक पार्टनर नहीं बल्कि एक हर्डल मानते थे। उनका मकसद था कि नवाब की अथॉरिटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना ताकि वो बंगाल की जो पूरी इकोनॉमी है उस पर अपना कंट्रोल बना सके, और ऐसा ही हुआ भी। क्लियर? और कंपनी की तरफ से एक डर भी था। देखो, कंपनी की तरफ से एक डर ये था कि उन्हें लगता था कि सिराजुद्दौला जो है वो फ्रेंच कंपनी के साथ मिलकर कोई डील कर रहा है, और फ्रेंच भी ट्रेड करते थे और इंग्लिश के राइवल थे, इंग्लिश के दुश्मन थे। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, इस पे काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ है। कंपनी को डर था कि सिराज उनके स्पेशल प्रिविलेजेस को खत्म करके फ्रांसीसियों को प्रमोट करेगा। और फिर यहां पे ब्रेकिंग पॉइंट आता है, एक आखिरी धमाका आता है, वो फाइनल मोमेंट जहां बात अब समझौते से निकलकर ओपन वॉर में बदल गई। यानी कि देखो, सिंपल सा मतलब ये है कि अब ऐसी ऐसी चीजें हुई कि अब बातचीत नहीं हो सकती, अब सीधा होगा वॉर। अब ये ब्रेकिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे? तो पिक्चर अब ऐसी है कि कंपनी की गलतियों की वजह से नवाब सिराजुद्दौला का गुस्सा बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच चुका था। ब्रेकिंग पॉइंट सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि एक प्रोसेस था जो कि स्टेप बाय स्टेप हुआ। नवाब की सबसे स्टेप वन क्या है इसका? देखो, स्टेप वन क्या है इसका? ये जो ब्रेकिंग पॉइंट है इसका स्टेप वन क्या है? तो स्टेप वन में आपको देखने को मिलेगा नवाब की फाइनल वार्निंग, आखिरी चेतावनी। सिराजुद्दौला ने कंपनी के ऑफिशियल्स को बुलाया और उन्हें क्लियर कहा कि दस्तक का गलत इस्तेमाल करना बंद करो। बिना मेरी इजाजत के फोर्टिफिकेशन जितने भी तुमने किए हैं, जो भी किलेबंदी की है, उन सबको गिरा दो। मेरा जो फ्यूजिटिव है कृष्णदास, उसको मेरे हवाले करो। अब कंपनी ने इस पे क्या रिस्पॉन्स दिया? तो ये तो सिराजुद्दौला का फाइनल वार्निंग था। कंपनी का रिस्पॉन्स क्या था? कंपनी ने नवाब की डिमांड को सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ के दम पर नवाब को इग्नोर कर सकते हैं। उन्होंने नवाब को मना कर दिया। अब मना करने के बाद नवाब का क्या एक्शन था? तो जब सिराज ने देखा कि बातचीत का कोई फायदा नहीं है तो उसने फाइनल एक्शन लिया। कलकत्ता पर उसने किया मिलिट्री अटैक। उसने अपनी बड़ी फौज लेकर कलकत्ता पर हमला किया और इंग्लिश का जो फोर्ट विलियम था उस पर उसने कब्जा कर लिया। फोर्ट विलियम इनका किला था जो कलकत्ता में था। ठीक है, अब इंग्लिश फौज नवाब की बड़ी फौज के सामने उस समय नहीं टिक पाई। वो हार गए और कलकत्ता से भागकर फाल्टा नामक जगह पे जाकर पहुंच गए। ठीक है, अब यहाँ पे
स्टेप 1 क्या था? फाइनल वार्निंग। स्टेप 2 क्या था? नवाब का एक्शन। अब यहां पे आएगा स्टेप 3, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी वापसी का अब रास्ता हो गया पूरा बंद। तो ये जो स्टेप 3 था वो एग्जैक्ट ब्रेकिंग पॉइंट था। तो नवाब की नजर में उसने अपनी पावर तो एस्टैब्लिश कर दी, उसने सोचा कि अब कंपनी उसकी अथॉरिटी को मान लेगी, लेकिन कंपनी की नजर में कलकत्ता को खो देना एक बड़ा पॉलिटिकल और फाइनेंशियल लॉस था। अब उनकी ईगो और उनका बिजनेस दोनों हर्ट हुए थे। वो कभी भी नवाब को अब माफ नहीं कर सकते थे। फिर यहां पे होता है एक ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये ब्रेकिंग पॉइंट का इमोशनल फ्यूल था। इसे हिंदी में बोलते हैं काल कोठरी त्रासदी। तो ब्लैक होल जो ट्रेजेडी थी, इस पे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा अभी, लेकिन हल्का सा आइडिया देता हूं ताकि कहानी कंटिन्यू रहे। तो इसी टाइम पर ब्लैक होल ट्रेजेडी की स्टोरी फैली। चाहे ये सच था या नहीं, लेकिन इसने ब्रेकिंग पॉइंट को इमोशनली पक्का कर दिया। इस इंसिडेंट ने ब्रिटिशर्स की हेट्रेड को जस्टिफाई कर दिया। अब वो नवाब सिराजुद्दौला को एक क्रूएल मॉन्स्टर समझने लगे और उसे वैसा पोर्ट्रे भी करने लगे। ये स्टोरी सुनकर ब्रिटिश पब्लिक और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थे वो नवाब के खिलाफ हो गए। अब कंपनी को वार कंटिन्यू करने का पब्लिक सपोर्ट मिल गया। ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो असल में जो रियल ब्रेकिंग पॉइंट था वो कंपनी का नवाब की अथॉरिटी को सीरियस नहीं लेना था। कंपनी सोचती थी कि वो एक सुपीरियर पावर है और नवाब एक लोकल रूलर है जिसे फॉलो करना जरूरी नहीं है। और सिराजुद्दौला एक यंग और प्राउड रूलर था जो अपनी इज्जत बचाना चाहता था। उसके लिए कंपनी की हर एक्शन उसकी पर्सनल इंसल्ट थी। और फाइनल ब्रेकिंग पॉइंट तब आया जब कंपनी ने कृष्णदास को असाइलम दिया। ये एक डायरेक्ट इंसल्ट थी, जैसे कोई आपके घर में घुसकर आपकी चीज को छुपा ले आपसे। तो ब्रेकिंग पॉइंट कोई एक दिन का इंसिडेंट नहीं था, ये कंपनी का एरोगेंस और नवाब के प्राइड को हर्ट करने का नेचुरल रिजल्ट था। दोनों तरफ से कम्युनिकेशन कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो गए थे और सिर्फ एक मिलिट्री क्लैश ही अब फाइनल सॉल्यूशन था। तो इसी ब्रेकिंग पॉइंट ने प्लासी की फेमस लड़ाई को जन्म दिया। ठीक है, तो इसके बाद होता है बैटल ऑफ प्लासी 1757। लेकिन उससे पहले मैं आपको ब्लैक होल ट्रेजेडी पे डिटेल में डिस्कशन कर देता हूं। So let's discuss black hole tragedy now. This is the black hole tragedy propaganda. तो पॉपुलर स्टोरी आखिरकार क्या है इसमें? तो जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है इसका डेट है 20 जून 20th of June 1756। प्लेस कहाँ है इसका? तो कैलकाटा में एक छोटी सी जेल थी जिसे ब्लैक होल कहते थे। इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से थे? तो विलेन के तौर पे दिखाया गया इसमें सिराजुद्दौला को। विक्टिम के तौर पे दिखाया गया 146 इंग्लिश प्रिजनर्स को। क्लियर? तो एक जेल थी, छोटी सी जेल थी जिसे ब्लैक होल कहते थे। डेट आपको है 1756 ईयर और जो विक्टिम है 146 इंग्लिश प्रिजनर्स थे। तो कहते हैं कि नवाब सिराजुद्दौला ने 146 इंग्लिश प्रिजनर्स को एक छोटे से रूम में डाल दिया और ये जो रूम था इसका डायमेंशन था 18 फीट इंटू 14 फीट, यानी कि सिंपल समझो कि एक आम ड्राइंग रूम से भी छोटा। रात भर 146 लोग इस छोटी सी जगह में घुटते रहे। सुबह तक केवल 23 लोग ही बच पाए। लगभग 123 लोग सफोकेशन के कारण मारे गए। तो इसी इंसिडेंट को ब्लैक होल ट्रेजेडी का नाम दिया गया। अब हिस्टोरियंस इसके क्या कहते हैं? ज्यादातर क्रेडिबल हिस्टोरियंस इस स्टोरी को सीरियसली नहीं लेते। उनके डाउट्स ये हैं कि जो नंबर है वो एग्जेजरेटेड है, क्योंकि 18 इंटू 14 फीट के रूम में फिजिकली 146 लोगों का फिट होना इम्पॉसिबल है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये नंबर 60 टू 65 हो सकता है, क्योंकि 18 इंटू 14 फीट के रूम में बस 60 से 65 लोग ही आ सकते हैं। फिर इनका एक और डाउट है कि इसका एक ही विटनेस है। ये कहानी सिर्फ एक आदमी जॉन हॉलवेल ने लिखी है। वो खुद उस रूम में था लेकिन वो बच गया। जो 23 लोग बचे हुए थे उसमें एक वो भी था, लेकिन उसके अलावा कोई भी और दूसरा सॉलिड प्रूफ नहीं है। आज के जमाने के हिसाब से ये हियर से एविडेंस है। फिर ये ब्रिटिश प्रोपेगेंडा भी इसको कहा जाता है। हिस्टोरियंस का मानना है कि हॉलवेल ने ये स्टोरी बनाई या एग्जेजरेट करी ताकि ब्रिटिश पब्लिक
और ब्रिटिश पार्लियामेंट को इमोशनली मैनिपुलेट किया जा सके। इससे उन्हें नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ वॉर कंटिन्यू करने का मोरल जस्टिफिकेशन मिल गया। क्लियर? तो ये जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है, तो जॉन हॉलवेल जो था जिसने ये स्टोरी बताई, उसने खुद एक मेमोरियल कलकत्ता में बनवाया था जहां ये इंसिडेंट हुआ था, लेकिन बाद में वो गिर गया और फिर खत्म भी हो गया। और आज वहीं पे राइटर्स बिल्डिंग है एक, जिसके सामने एक ब्लैक स्टोन लगा है जिसमें इस इंसिडेंट का जिक्र है। फिर अगर साइंटिफिक एनालिसिस करें तो साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है कि 146 लोगों का एक साथ इतनी छोटी जगह में ऑक्सीजन सिर्फ 2 से 3 घंटे तक ही रह पाएगा। सुबह तक 123 लोगों का मर जाना टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन 146 लोगों का फिट होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। इंडियन हिस्टोरियंस इस इंसिडेंट को एक मिथ मानते हैं। उनका कहना है कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने नवाब सिराजुद्दौला की इमेज को खराब करने के लिए ये मनगढ़ंत कहानी बताई है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? फाइनल वर्डिक्ट, आज जनरली माना जाता है कि कुछ प्रिजनर्स की डेथ जरूर हुई होगी, लेकिन नंबर 123 नहीं बल्कि 40 से 50 से भी कम था। ये एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था जिसे ब्रिटिशर्स ने अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए यूज करा। क्लियर? तो फाइनल ये है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी एक ऐसी स्टोरी है जिसमें सच्चाई और प्रोपेगेंडा का मिक्सचर है। एक छोटी सी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को ब्रिटिशर्स ने इतना बड़ा बनाया कि वो 200 साल तक हिस्ट्री के बुक्स में सच के तौर पर छपती रही। आज भी ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन ये हमें सिखाती है कि हिस्ट्री को हमेशा किसी एक ही पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि हमेशा अलग अलग पर्सपेक्टिव से और हमेशा डाउट के साथ पढ़ना चाहिए। क्लियर? तो अब हम लोग आगे चलते हैं मेन बैटल ऑफ प्लासी पे। अ बैटल विच वाज नेवर फॉट, द बैटल ऑफ प्लासी, अ फिक्स्ड मैच। क्लियर? अब हम लोग इस पे डिस्कशन करते हैं। डेट है जून 23, 1757। अब ब्लैक होल ट्रेजेडी कब का है? 1756 का। बैटल ऑफ प्लासी कब है? तो 1757। फिर आगे मिलेगा आपको बैटल ऑफ बक्सर, वो कब है? 1764। सो लेट्स डिस्कस। तो अब देखो, प्लासी की जो लड़ाई होती है, डेट मैंने बता दिया 23 जून 1757। ठीक है? अब लड़ाई से पहले गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा था। गेम ऑफ थ्रोन्स जहां पे भी आपको सुनने को मिलता है, ये एक वेब सीरीज है। गेम ऑफ थ्रोन्स का मतलब होता है द कॉन्स्पिरेसी। क्लियर? अब यहाँ पे देखो कॉन्स्पिरेसी कैसे बनती है। यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव अराइव्स, स्ट्रेंथन इंग्लिश फोर्सेस फ्रॉम मद्रास। यानी कि जब नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था, जो मैंने आपको बताया, तो अंग्रेज मद्रास से हेल्प मांगकर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लेकर आए। इनकी लीडरशिप कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक, जो एक बहुत ही क्लेवर, एम्बिशियस और रूथलेस इंग्लिश कमांडर था। उसने आते ही ये बात समझ ली कि डायरेक्ट लड़ाई में नवाब की 50,000 की फौज के सामने जीतना मुश्किल है। इसलिए उसने डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अपनाया, जो ब्रिटिशर्स हमेशा से अपनाते आए हैं, यानी कि डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अपनाया। फिर इसने सीक्रेट अलायंस बनाया। अब सीक्रेट अलायंस इसने कैसे करा? तो क्लाइव मेक्स अ डील विथ नवाब्स इनर सर्कल। क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के ही अंदर के पावरफुल लोगों से सीक्रेट डील कर लिया। इसमें जो लोग शामिल थे वो थे मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ, ओमी चंद। मीर जाफर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यह सिराजुद्दौला की फौज का चीफ कमांडर था, बड़ा सिपह सालार था, उसे भी नवाब बनना था। फिर राय दुर्लभ था, यह भी एक फौज का सीनियर कमांडर था। ओमी चंद जो था यह मर्चेंट था। जगत सेठ जो था यह बंगाल का सबसे पावरफुल बैंकर था। तो इनके बीच में होती है एक सीक्रेट डील। ठीक है? ये जितने भी ट्रेटर्स हैं, ये ट्रेटर्स रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर एक सीक्रेट डील करते हैं। मीर जाफर टू बी मेड नवाब, ही विल रिवार्ड द कंपनी विथ कैश एंड लैंड। यानी कि डील बहुत सिंपल थी। कंपनी मीर जाफर की मदद करके उसे बंगाल का नवाब बना देगी, और मीर जाफर नवाब बनने के बाद कंपनी को रिवार्ड्स देता, वो उन्हें बहुत सारा कैश देता। 24 परगना का इलाका जहां से कंपनी को लगान मिलता था वो देता। फिर कलकत्ता के आसपास के कुछ गांव को देता, और ओमी चंद को भी वो कमीशन में बहुत सारा पैसा देने वाला था। तो
लेकिन क्लाइव ने ओमी चंद को धोखा दे दिया। क्लाइव ने 2 डील डॉक्यूमेंट्स बनाए, एक असली बनाया था और एक नकली बनाया था। जो असली बनाया था उसमें ओमी चंद का नाम नहीं था। ओमी चंद कौन था? तो ओमी चंद एक मर्चेंट था। इसको भी पैसा देने की बात की गई थी, ठीक है, कमीशन में इसको बहुत सारा पैसा देने की बात की गई थी। तो क्लाइव ने 2 डील करे थे। एक जो डील था, उस डील में ओरिजिनल जो डील था उसमें ओमी चंद का नाम ही नहीं था, और जो फेक डील था उसमें जो फेक पेपर बनाए गए थे उसमें ओमी चंद का नाम था, ठीक है। तो आखिरकार उसने बाद में नकली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाकर ओमी चंद को पैसा देने से मना कर दिया था। तो ये मैं एक्स्ट्रा चीज ऐसे ही आपको बता रहा हूं। तो अब देखो, अब होता है, अब तो रॉबर्ट क्लाइव आ गया, सीक्रेट अलायंस बन गया, ट्रेटर्स का पहचान हो गया और इन ट्रेटर्स के बीच में डील भी हो गई। अब हम देखते हैं द बैटल। अब बैटल कैसे होता है, अब देखते हैं हम लोग बिट्रेयल एंड इंग्लिश विक्ट्री। अब फाइट का डे क्या था? तो 23 जून 1757। लोकेशन कहां था? तो प्लासी में। प्लासी यह मुर्शिदाबाद के पास है, ठीक है, नदिया जिले के किनारे, नदिया नदी किनारे, नदिया जिले में है, मुर्शिदाबाद के पास, ठीक है। फिर यहाँ पे जो नवाब सिराजुद्दौला था उसके पास 50,000 सोल्जर थे, और जो रॉबर्ट क्लाइव था उसके पास बस 3,000 सोल्जर थे। लेकिन ये डिसिप्लिन्ड, ट्रेंड और मॉडर्न राइफल वाले थे। लेकिन फिर भी ये 50,000 की सेना हारती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द बिट्रेयल। वो पल जब गद्दारी हुई, लड़ाई शुरू हुई, लेकिन रिजल्ट पहले से ही फिक्स था। इस कारण से इसको बोलते हैं द मैच वाज ऑलरेडी फिक्स्ड। मीर जाफर और राय दुर्लभ जो कि ट्रेटर थे, वो अपनी अपनी फौजों के साथ लड़ाई के मैदान से दूर खड़े रहे। जैसे लड़ाई हो रही है लेकिन वो कमांडर है, तो फौज को लेकर वो लड़ाई के मैदान से दूर खड़े हैं। उन्होंने एक भी सोल्जर को आगे बढ़ने का ऑर्डर नहीं दिया। फिर जगत सेठ ने पैसे से फंडिंग करके कॉन्स्पिरेसी को सपोर्ट किया। रिजल्ट क्या हुआ कि सिराजुद्दौला की 50,000 की फौज का बड़ा हिस्सा कभी लड़ा ही नहीं, और रॉबर्ट क्लाइव की छोटी सी फौज ने आसानी से नवाब के लॉयल कमांडर्स को हरा दिया। अब रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट क्या हुआ? तो सिराजुद्दौला मैदान छोड़ के भाग गया, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। सिराजुद्दौला वाज कैप्चर्ड एंड मर्डर्ड। उसे मीर जाफर का एक बेटा था, उस मीर जाफर के बेटे का नाम था मीरान। तो मीरान ने के ऑर्डर पर सिराजुद्दौला को पकड़कर जान से मार दिया गया, और फिर बनाया गया डील के तहत मीर जाफर को बंगाल का नवाब। बट ही वॉज नॉट द रियल नवाब, ही वॉज जस्ट अ पपेट नवाब। वो एक गुड्डा नवाब था, कठपुतली नवाब था वो, ठीक है। अब आउटकम क्या हुआ? प्लासी के बाद का सिनेरियो क्या था? तो कंपनी की फुल सेटिंग थी। वास्ट रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, यानी कि कंपनी को बंगाल का जो वास्ट रिसोर्सेज था उस पर पूरा कब्जा हुआ, यानी खजाने पे, रिसोर्सेज पे, इकोनॉमी पे। वो अब एक ट्रेडर नहीं बल्कि बंगाल का एक रूलर बन चुकी थी। वैसे डायरेक्ट रूलर तो नहीं बनी है, कठपुतली नवाब है वहां पे। फिर उसके बाद ट्रेड मोनोपोली इनको मिला। कंपनी ने बंगाल के ट्रेड और कॉमर्स पर अपना पूरा कंट्रोल बना लिया। दूसरे यूरोपियन पीछे छूट गए। फिर यहां से होती है द रियल बिगिनिंग। रियल बिगिनिंग का क्या मतलब है कि प्लासी की लड़ाई को ब्रिटिश एम्पायर की नींव माना जाता है। यहां से वो प्रोसेस शुरू हुआ जिसके अंत में पूरे भारत पर ब्रिटिश राज आया, ठीक है। तो ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि प्लासी की लड़ाई एक फिक्स्ड मैच थी। ये एक लड़ाई कम और एक कॉर्पोरेट टेक ओवर ज्यादा था, जिसमें गद्दारी, धोखा और करप्शन का यूज हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ने खुद कहा था कि उसने अ ग्रेट एम्पायर विथ द कंपनी स्वॉर्ड इन वन हैंड एंड कंपनीज पेन इन द अदर, उसको हासिल किया है। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कलम लेकर उसने एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि असल में प्लासी एक प्रॉपर लड़ाई थी ही नहीं, ये एक प्री डिसाइडेड फिक्स्ड मैच था जिसका रिजल्ट कॉन्स्पिरेसी के थ्रू पहले ही तय कर लिया गया था। क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 की फौज में से 45,000 सोल्जर ऐसे थे जिन्होंने कभी वार में अटैक ही नहीं किया। उनके कमांडर्स मीर जाफर और राय दुर्लभ ने उन्हें आगे बढ़ने का ऑर्डर ही नहीं दिया। साथ ही साथ बारिश, एक फैक्ट मैं बता रहा हूं चीज, कि लड़ाई से पहले रात को बहुत तेज बारिश हुई थी।
नवाब सिराजुद्दौला की फौज के पास जो ट्रेडिशनल कैनन्स थे उनकी गन पाउडर गीली होकर बेकार हो गई थी, लेकिन इंग्लिश सोल्जर्स ने अपनी कैनन्स और गन्स को टर्पुलिन से कवर करके रखा था, इसलिए उनके वेपन्स ड्राई और इफेक्टिव रही। तो नेचर ने भी कंपनी का साथ दिया और बैटल के बाद मीर जाफर नवाब तो बना, लेकिन वो पूरा पपेट था, कठपुतली था, जिसकी डोर कंपनी के हाथ में थी। उसने कंपनी को करोड़ों रुपए दिए, आज के हिसाब से हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। इतना पैसा देकर उसने बंगाल की ट्रेजरी ऑलमोस्ट खाली ही कर दी। बाद में कंपनी ने उसे भी हटा दिया क्योंकि वो और पैसा देने से मना करने लगा। फिर रॉबर्ट क्लाइव था यहाँ पे मेन। तो रॉबर्ट क्लाइव हीरो होगा या फिर विलेन होगा? तो रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटेन में एक हीरो बन जाता है, लेकिन वो असली में बहुत करप्ट था। उसने प्लासी की कॉन्स्पिरेसी के टाइम ओमी चंद नाम के ट्रेडर को धोखा दिया। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि उसने 2 डॉक्यूमेंट बनाए थे, एक नकली बनाया था और एक असली बनाया था, और बाद में उसने दूसरा डॉक्यूमेंट दिखाकर ओमी चंद को पैसा देने से मना कर दिया। क्लाइव ने खुद कभी नहीं सोचा था कि वो इतने बड़ा एम्पायर को बनाएगा। बाद में उसने कहा कि आई स्टैंड एस्टोनिश्ड एट माई ओन मॉडरेशन, यानी कि खुद पर हैरान हूं कि मैंने इतना काम क्यों किया। ठीक है। फिर जो जगत सेठ था, जगत सेठ का नाम आपको बार बार सुनने को मिलता है, उसको असली किंग मेकर यहाँ पे बोलते हैं। जगत सेठ एक एक्सट्रीमली पावरफुल बैंकर था। उसके पास सिराजुद्दौला से भी ज्यादा पैसा था, यानी कि बंगाल का जो नवाब है, नवाब से भी ज्यादा पैसा है उसके पास। किसके पास? तो जगत सेठ के पास। उसने ही कंपनी को पैसा दिया और उसने ही मीर जाफर को सपोर्ट किया। अगर वो नवाब सिराजुद्दौला के साथ होता तो रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन बाद में कंपनी ने भी जगत सेठ को नहीं बख्शा। उन्होंने उससे भी बहुत पैसा लिया और आखिरकार उसकी भी फाइनेंशियल एम्पायर को खत्म कर दिया। तो ये अंग्रेज किसी के भी नहीं थे। ठीक है। तो प्लासी की लड़ाई ने सिर्फ बंगाल का नवाब नहीं बदला, बल्कि पूरे भारत के फ्यूचर को ही चेंज कर दिया। इस लड़ाई के बाद कंपनी को इतना सारा पैसा मिला कि वो पूरे इंडिया में अपनी फौज को एक्सपैंड कर पाई। ये ब्रिटिश एम्पायर की असली शुरुआत थी। इसलिए कहते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर की नींव प्लासी के मैदान में ही रखी गई थी। फिर सिराजुद्दौला को पकड़कर बाद में उसकी हत्या तो कर दी गई थी, और ऑफिशियल वर्जन ये कहता है कि जो मीर जाफर का बेटा था मीरान, उसने ही उसे मारने का ऑर्डर दिया था, अंग्रेजों ने नहीं। लेकिन कई लोग मानते हैं कि मीर जाफर की बीवी ने इसकी साजिश की थी, क्योंकि सिराज ने एक बार उसकी बेइज्जती भी की थी। ये हिस्ट्री का अलग सेगमेंट है। तो ओवरऑल फिर यहाँ पे कंक्लूजन ये बनेगा फाइनल कि प्लासी की कहानी हमें सिखाती है कि ताकत तलवार से नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजी, कॉन्स्पिरेसी और फाइनेंशियल कंट्रोल से मिलती है। ब्रिटिशर्स इसलिए जीत गए क्योंकि उन्होंने नवाब की फौज से ज्यादा उसकी ट्रेजरी और उसके लोगों पर अटैक किया था। अब मीर जाफर के बाद कौन नवाब बनता है? तो मीर कासिम। अब मीर कासिम पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। द फॉल ऑफ मीर जाफर एंड राइज ऑफ मीर कासिम। ठीक है। सो लेट्स डिस्कस मीर जाफर का फॉल और मीर कासिम का राइज। अब मीर जाफर की प्रॉब्लम्स थी। जो मीर जाफर था, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी कि यह क्लाइव के इंटरफेरेंस से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मीर जाफर को लगने लगा कि कंपनी का कलकत्ता का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव उसके इंटरनल मैटर्स में अब बहुत ही ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है। वो खुद को वैसे तो कठपुतली तो वो था ही, लेकिन अब वो खुद को स्वयं भी कठपुतली समझने लगा। लोग उसे कठपुतली बोलते थे, लेकिन अब वो खुद पपेट जैसा महसूस करने लगा। फिर उसने डच से भी कॉन्स्पिरेसी की थी। यह एक गलत स्टेप था उसका। अगर ये सही होता जब डच पावरफुल रहते बहुत ज्यादा, तो एक गलती भी की और फेल्योर भी हुआ। तो रॉबर्ट क्लाइव के इंटरफेरेंस से वो गुस्सा होकर कंपनी के राइवल डच लोगों से उसने गठबंधन करना शुरू किया। लेकिन इंग्लिश फोर्सेस ने डचों को बैटल ऑफ बिदारा में नवंबर 1759 में हरा दिया था। इस पे काफी मैंने डिटेल में डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है। तो बैटल ऑफ बिदारा में उसने नवंबर 1759 में हरा दिया, और इससे मीर जाफर की जो पोजीशन थी वो और ज्यादा कमजोर हो गई। फिर एक और चीज देखो, जो यहाँ पे पैसों की भी कमी हुई, फाइनेंशियल फेलियर हुआ। यहाँ पे कंपनी को देने वाला जो बड़ा पैसा था वो अभी भी मीर जाफर नहीं दे पा रहा था।
पैसे तो उसने बहुत दिए थे, लेकिन कंपनी की डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो इसलिए कंपनी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि कंपनी कैसी थी, तो कंपनी थी लालची, कंपनी को चाहिए था केवल पैसा पैसा पैसा, बस। फिर यहाँ पे सक्सेशन का भी क्राइसिस था। अब सक्सेशन क्राइसिस का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, तो गद्दी का सवाल है। मीर जाफर के बेटे मीरान की मौत हो गई थी। अब नवाब की गद्दी के लिए दो क्लेम थे। पहला तो आपको मीर कासिम, और दूसरा था मीरान का एक बेटा था, ठीक है। तो अब गद्दी के, मीर जाफर के बाद गद्दी के दो दावेदार, मीर कासिम और मीरान, जो कि इसका बेटा था, किसका, मीर जाफर का। तो मीरान की तो मौत हो गई थी, तो मीरान का एक बेटा था, वो है गद्दी का दावेदार। तो इससे एक पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, अब 1760 में एक ट्रीटी साइन होता है, जो उस समय गवर्नर है होगा अब यहाँ पे वेंसीटाट, क्योंकि प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव वापस चला गया था, कुछ समय बाद रॉबर्ट क्लाइव वापस चला गया। तो अब गवर्नर है वेंसीटाट। कहाँ का, तो कंपनी का गवर्नर है वेंसीटाट, या फिर आप कहो तो कलकत्ता का गवर्नर है, ठीक है। तो इसने मीर कासिम से एक सीक्रेट डील साइन किया। वेंसीटाट ने मीर कासिम के साथ एक सीक्रेट डील साइन किया, ठीक। अब ट्रीटी ऑफ 1760 इसको बोलते हैं, जिसके बाद कंपनी ने मीर कासिम को सपोर्ट करना शुरू किया। अब इस ट्रीटी का इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या था, तो ये ट्रीटी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे आजकल कंपनी एक्विजिशन के लिए डील करती है, लेकिन इसमें शर्तें जो थी वो थी कि जमीन का इक्ता, यानी कि सेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि मीर कासिम कंपनी को 3 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट देगा, जैसे कि जब ये नवाब बन जाएगा मीर कासिम, तो यह कंपनी को टेरिटोरी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ट्रीटी ऑफ 1760 की प्रोविजंस, मीर कासिम पे क्या ऑब्लिगेशंस थे, तो जब ये नवाब बन जाएगा तो ये उनको 3 डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड करेगा, बर्धमान, मिदनापुर और चिट्टागांव, दैट इज चटगांव। तो इससे कंपनी की डायरेक्ट आमदनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये ट्रीटी ऑफ 1760 के बारे में आपको बता रहा हूं, जो कि मीर कासिम और वेंसीटाट के बीच में हुई है। वेंसीटाट कौन है, तो कंपनी का गवर्नर, आप समझो, ठीक है। फिर उसके बाद इनको बिजनेस में भी चाहिए था हिस्सा। जैसे कंपनी का जो सिलहट वाला एरिया था, जो सिलहट का ट्रेड था, वहां से चूना या फिर लाइम स्टोन का बिजनेस होता था, वहां से इनको 50% हिस्सा चाहिए था। किसको, अंग्रेजों को। सिलहट के बिजनेस से जो लाइम स्टोन का बिजनेस था उसमें इनको शेयर चाहिए था। फिर जो पहले से इन पे डेट बचा हुआ था मीर जाफर पे, बंगाल के नवाब पे, वो इनको पूरा कर्जा चुकाना पड़ेगा। किसको, तो मीर कासिम पूरे ड्यूज को पे करेगा। फिर जो कंपनी को साउथ इंडिया में लड़ाई करनी थी, उसके लिए भी 5 लाख रुपए कौन देगा, तो कंपनी देगी। फिर एक और था, ठीक है, कंपनी यहाँ पे लड़ाई देगी। जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, उसमें अंग्रेजों ने जो अपनी फौज पे खर्चा किया था, उसमें भी 10 गुना 20 गुना बढ़ाकर उन्होंने मीर जाफर से उस चीज के लिए पैसा लिया था। अब इनको साउथ इंडिया में जो लड़ाई करनी थी, उसके लिए भी 5 लाख रुपए मांग रहे थे, ठीक है। फिर जो मीर कासिम के दुश्मन कंपनी के दुश्मन और उसके दोस्त कंपनी के दोस्त होंगे, यानी कि देखो, इनके एक और प्रोविजन ये था इनका कि अगर मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है, शर्त को पूरा करता है, तो जो मीर कासिम का दुश्मन होगा वो कंपनी का दुश्मन होगा, और मीर कासिम का जो दोस्त होगा वो कंपनी का दोस्त होगा। मतलब फॉरेन पॉलिसी अब कंपनी कंट्रोल करेगी, वो खुद से डिसाइड करेगी अब धीरे धीरे, ठीक है। फिर नवाब की जमीन का, जो नवाब के जमीन के किसान कंपनी के जमीन पर नहीं जा सकते, ठीक है, एंड वाइस वर्सा वाला सिस्टम था। ये कंपनी को चीप लेबर सिक्योर करने का तरीका था। तो अब देखो, अब इससे क्या हुआ कि रिजल्ट क्या हुआ, तो कंपनी के प्रेशर में मीर जाफर ने गद्दी छोड़ दी और मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। मीर जाफर को सालाना 1500 रुपए की पेंशन मिलेगी, क्लियर। तो ये वही चीज है जो मैंने आपको बताया था कि मेक मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल, ये कंपनी का गारंटी था। मिलिट्री अलायंस बनेगा मीर कासिम के बीच में और अंग्रेजों के बीच में कि मीर कासिम एनिमीज आर नाउ कंपनीज एनिमीज। इकोनॉमिक कंट्रोल, रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ टेनेंट्स, जो किसान है उनके मूवमेंट्स को टेरिटोरीज के बीच में रोक दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि नवाब की जमीन के किसान कंपनी के जमीन पे नहीं जा सकते,
और कंपनी की जमीन के किसान नवाब के जमीन पे नहीं आ सकते, ठीक ना। तो अब देखो, मीर कासिम जो था यह एक एम्बिशियस पर्सन था, यह मीर जाफर की तरह नहीं था। तो मीर कासिम अलीवर्दी खान के बाद सबसे बड़ा एबल लीडर था। उसने नवाब बनते ही कुछ स्मार्ट स्टेप्स लिए थे। उसने कैपिटल को शिफ्ट किया। उसने कैपिटल मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर शिफ्ट कर दिया। पहले कैपिटल कहां था बंगाल का? पहले कैपिटल था बंगाल का ढाका। ढाका से इसको शिफ्ट किया गया मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद था, फिर मुर्शिदाबाद इसका नाम चेंज हो गया, ठीक ना। मुर्शिद कुली खान ने किया था। अब मीर कासिम आता है और ये इसका कैपिटल शिफ्ट कर देता है मुंगेर, ठीक है, जो कि मुंगेर कहां पे? तो बिहार में। तो ये इसके पीछे स्ट्रेटजी थी, कलकत्ता में कंपनी के इन्फ्लुएंस से दूर रहना चाहता था, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता था वो। फिर उसने ब्यूरोक्रेसी की भी सफाई की, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए। उसने अपनी ब्यूरोक्रेसी में से कंपनी के लोगों को हटाकर अपने ट्रस्ट वर्दी लोगों को अपॉइंट किया। उसने मॉडर्न आर्मी बनाई। उसने अपनी फौज को रीऑर्गेनाइज करा, नए वेपन्स खरीदे, ट्रेनिंग बेहतर की और आर्मी की एफिशिएंसी बढ़ाने की भी कोशिश की। तो ओवरऑल मीर कासिम एक इंडिपेंडेंट रूलर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कंपनी उसे भी एक ही नजर से देख रही थी, एक पपेट की तरह, जैसे मीर जाफर को देखती थी। तो मीर कासिम की ये इंडिपेंडेंस कंपनी को पसंद नहीं आ रही थी, जिससे आगे जाकर उनके बीच में मतभेद होने लगे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे आपको ये बैटल ऑफ बक्सर के बारे में तब्दील होता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं द रोड टू द बैटल ऑफ बक्सर। इसके बाद फिर हम लोग बैटल ऑफ बक्सर पे डिस्कशन करेंगे। तो अब देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया पहले ही कि राइजिंग टेंशन इंक्रीज हो रहे थे। मीर कासिम चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ला रहा था, मिलिट्री में रिफॉर्म ला रहा था, ठीक है। तो उसके बाद इसने अपना कैपिटल भी शिफ्ट कर दिया था। रेवेन्यू में डिस्प्यूट हुआ। अब देखो, ये कहानी यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। रेवेन्यू में यहाँ पे क्या डिस्प्यूट हो रहा था कि कंपनी की ये सोच थी ना कि मीर कासिम एक अच्छा पपेट रहेगा जो हमारे कंट्रोल में रहेगा, लेकिन असली रियलिटी की थी कि मीर कासिम एक बहुत ही कैपेबल, इंडिपेंडेंट माइंडेड रूलर था। उसने सोचा कि वो कंपनी के कंट्रोल से आजाद होकर एक रियल नवाब बनेगा। तो यहां पे इस कारण से एक केस आता है यहां पे राम नारायण का। राम नारायण कौन था? तो ये बिहार का डिप्टी गवर्नर था उस समय। तो यह नवाब, बिहार का डिप्टी गवर्नर कौन था? तो राम नारायण, ठीक है। राम नारायण था बिहार का डिप्टी गवर्नर। इसको ब्रिटिशर्स का सपोर्ट प्राप्त था। तो इस कारण से यह मीर कासिम को अपने रेवेन्यू के हिसाब से पैसे नहीं दे रहा था, ठीक है। यानी जितना रेवेन्यू उसका बन रहा था मीर कासिम को देने के लिए, तो वो उतने पैसे नहीं दे रहा था उसको। और इंग्लिश ऑफिशियल्स ने राम नारायण को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। मतलब कि नवाब का अपना ही ऑफिसर, यानी बंगाल का जो नवाब है उसका अपना ही ऑफिसर उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा था और कंपनी उस चैलेंज को सपोर्ट कर रही थी। तो मीर कासिम का क्या रिएक्शन हुआ? इससे मीर कासिम को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि कंपनी उसे डेलिबरेटली वीक कर रही है, ठीक। फिर यहाँ पे दस्तक वाली प्रॉब्लम भी थी जो पहले भी थी। तो दस्तक का मतलब आपको समझ आ गया होगा, बट फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं कि यह एक ऐसा परमिट था जो कंपनी को मुगल बादशाह फारूक सियार से मिला था, जिसकी वजह से उनका जो बिजनेस था, उनका जो ट्रेड था, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। मतलब टैक्स फ्री बिजनेस था इनका, टैक्स फ्री ट्रेड था इनका, ठीक ना। तो कंपनी के लोगों का इनकम, कंपनी के लोग इस दस्तक का मिसयूज कर रहे थे। कंपनी के ऑफिसर्स इस दस्तक का अपने पर्सनल ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक ना। मतलब वो अपना माल भी टैक्स फ्री बेचते थे, खरीदते थे। कंपनी के एम्प्लॉइज दस्तक को इंडियन मर्चेंट्स को रेंट पे देने लगे। देखो, यानी कि भारत के जो व्यापारी हैं उनको भी अब कंपनी के जो एम्प्लॉय थे वो इस दस्तक को रेंट पे देने लगे। मतलब कोई भी इंडियन ट्रेडर कंपनी का नाम लेकर टैक्स बचा सकता था। कंपनी के लोग इंडियन सप्लायर से जबरदस्ती बहुत कम दाम पर सामान खरीदने लगे थे। अब इससे नुकसान किसका होगा? नुकसान किसका होगा? यहाँ पे कोर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्या आएगा? तो नुकसान होगा, ऑब्वियस सी बात है, नवाब का, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है टैक्स इवेजन, यहाँ पे हो रहा है
अनफेयर कंपटीशन, ठीक ना, क्योंकि ट्रेड का तो वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं प्राइवेट गेन के लिए, इंडियन मर्चेंट्स को वो दस्तक बेच दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे अनफेयर कंपटीशन होगा, क्योंकि नवाब की सरकार को अब टैक्स नहीं मिला, जिससे उसकी आमदनी कम होने लगी। इंडियन ट्रेडर्स का भी नुकसान हुआ, क्योंकि इंडियन ट्रेडर्स कंपनी के साथ compete नहीं कर पा रहे थे। जैसे आजकल एक स्मॉल शॉप एक बिग मल्टीनेशनल कंपनी से compete नहीं कर पाती, वैसे ही हाल उस समय भी हो गया था। अब मीर कासिम का क्या सॉल्यूशन निकला? मीर कासिम ने क्या सॉल्यूशन दिया? एबॉलिशेस ऑल ड्यूटीज टू क्रिएट लेवल फील्ड। इसने एक जीनियस सॉल्यूशन लाया। मीर कासिम ने एक आइडिया निकाला। उसने सोचा कि अगर मैं सभी ट्रेडर्स के लिए ही टैक्स खत्म कर दूं तो कंपनी को कोई स्पेशल एडवांटेज नहीं रहेगा, सभी लोग इक्वल हो जाएंगे। इससे इंडियन ट्रेडर्स को भी फेयर चांस मिलेगा, ऐसा उसका सोचना था। ऑब्वियस सी बात है, अब ब्रिटिशर्स इस पे रिएक्शन देंगे, वो गुस्सा करेंगे इस पे, क्योंकि कंपनी को ये सॉल्यूशन बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, हमें स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए तो चाहिए, हम बाकी लोगों के जैसे नहीं है, हमें टैक्स नहीं देना तो नहीं देना, ठीक है। ये उनका कहना था, किसका? तो ब्रिटिशर्स का, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सा बात है, जैसे बैटल ऑफ प्लासी में ऐसे ही धीरे धीरे माहौल बन रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है यहां भी वैसे ही माहौल बनेगा, ठीक। क्योंकि अब यहां से ओपन वॉर शुरू हो जाता है, ठीक है। ओपन वॉर शुरू हो जाता है, अलायंसेस बनने स्टार्ट होते हैं। 1763 में कुछ लड़ाइयां होती हैं। जैसे कंपनी ने मीर कासिम पर वॉर कर दिया, अंग्रेजों ने काटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूती और मुंगेर की लड़ाइयों में मीर कासिम को डिफीट कर दिया, अंग्रेज जीत गए। अब मीर कासिम को बंगाल छोड़कर भागना पड़ा। अब मीर कासिम फ्लीज, मीर कासिम बंगाल छोड़ के भाग जाता है। भागने के बाद वो बनाता है एक अलायंस, ठीक है, फोर्जेस ग्रेट अलायंस विथ अवध एंड मुगल एम्पायर। अब देखो, अवध का नवाब था उस समय सुजाउद्दौला, जो कि बहुत पावरफुल रूलर था। मुगल एम्पायर था उस समय शाह आलम सेकंड। यह मजबूत नहीं था, इसकी स्थिति तो पूरी तरीके से खत्म हो गई है, लेकिन लीगल एम्पायर ऑफ इंडिया उस समय ये था, बस नाम का। फिर मीर कासिम, मीर कासिम जो है वो कौन है? तो डिपोज नवाब ऑफ बंगाल है, ठीक ना। तो इन तीनों ने मिलकर इंग्लिश को, अंग्रेजों को बंगाल से निकालने का प्लान बनाया। अब इस पे हम लोग और डिस्कशन करते हैं, लेकिन देखो कंपनी से हारने के बाद मीर कासिम इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि उसने अपने 2 आर्मेनियन जनरल्स को मर्डर करने का ऑर्डर दिया, जिसके बारे में उसे लगता था कि वो उसे धोखा दे रहे हैं। यानी अपने ही आर्मेनियन जनरल्स इसने 2 रख रखे थे, उनको ऑर्डर कर दिया दूसरे लोगों को कि ये उसकी हत्या कर दे। तो इस इंसिडेंट ने दिखाया कि कैसे कंपनी ने उसको साइकोलॉजिकली इफेक्ट किया है। फिर जो शाह आलम सेकंड था, मैंने क्या बोला कि शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई थी, ही वॉज जस्ट अ होमलेस एम्पायर। मुगल बादशाह सॉरी, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड का भी एक इंटरेस्टिंग रोल था। वो एक्चुअली दिल्ली पे कंट्रोल खो चुका था और वो एक वॉन्डरिंग लाइफ जीने पर मजबूर था, वो भाग रहा था वहां से। उसने सोचा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर वो अपना एम्पायर वापस ले पाएगा। वो अपने साथ साथ मुगल एम्पायर की ऑफिशियल सील लेकर घूमते रहता था, जिससे उसकी लीगल अथॉरिटी थी, ठीक है। तो फिर ओवरऑल ये है कि बैटल ऑफ बक्सर का स्टेज इसी ग्रेट अलायंस से सेट हुआ, ठीक है। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि कैसे कंपनी ने इन तीनों पावरफुल फोर्सेस, अवध की फौज, मुगल बादशाह और बंगाल के डिपोज नवाब, इनको कैसे एक साथ हराकर पूरे ईस्टर्न इंडिया पर अपना कब्जा जमा लिया। क्लियर? तो बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर का डेट कितना है? 22 अक्टूबर ईयर 1764। बैटल ऑफ प्लासी का डेट कितना था? 23 जून 1757, ठीक है। अब इसमें तो धोखेबाजी हुई थी बंगाल के नवाब के साथ, सिराजुद्दौला के साथ। इस कारण से उसकी 50,000 की सेना भी हार गई थी अंग्रेजों की 3,000 की सेना के सामने। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके पास है 40,000 की सेना,
अब क्योंकि मुगल बादशाह है, फिर अवध का नवाब सुजाउदौला है, फिर यहाँ पे डिपोज नवाब है मीर कासिम। तो देखते हैं कि अब इतनी मजबूत सेना अगर इनके पास है तब इसका आउटकम क्या होता है। तो एक तरफ थे कौन, कंबाइंड इंडियन आर्मी, मीर कासिम मैंने आपको बताया, अवध का नवाब सुजाउदौला, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, इनके पास 40,000 की सेना थी, 40,000। ऑपोजिशन में कौन था, तो हेक्टर मुनरो, इसके पास ओनली 7,000 की सेना थी। ठीक है, आउटकम क्या हुआ, डिसाइसिव ब्रिटिश विक्ट्री, मुगल एम्पायर गॉट डिफीटेड। इन हेक्टर मुनरो ने इन तीनों को अकेले ही डिफीट कर दिया। ठीक है, तो अब इस पे मैं डिस्कशन आपको देता हूं। यहां पे अब देखो क्या हुआ कि ब्रिटिश कमांडर था मेजर हेक्टर मुनरो। इसकी जो 7,000 की सेना थी दैट वाज हाईली ट्रेन्ड एंड डिसिप्लिन। तो और इंडियन अलायंस जो था, अलायंस तो था लेकिन यहाँ पे देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी। इंडियन अलायंस में कोई एक सुप्रीम कमांडर नहीं था, तीनों लीडर्स अलग अलग सोच रहे थे। मीर कासिम रिवेंज लेना चाहता था, सुजाउदौला अपना अवध बचाना चाहता था, और शाह आलम सेकेंड अपना गद्दी वापस पाना चाहता था। वहीं ब्रिटिश फौज ने अपने इन्फेंट्री स्क्वाड्स बनाकर इंडियन कैवेलरी के अटैक को इजीली हैंडल किया। उनके मस्केट की फायरिंग रेट इंडियन फोर्सेस से कई गुना बेटर थी। मस्केट क्या होता है, इस पे जो मस्केट गन था इस पे हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, फिर यहाँ पे पुअर कोऑर्डिनेशन था, इंडियन फोर्सेस के बीच में कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन की कमी थी, वो एक साथ मिलकर अटैक कर ही नहीं पाए। तो रिजल्ट क्या हुआ, हेक्टर मुनरो की 7,000 की छोटी सी फौज ने सामने के कंबाइंड आर्मी के 40,000 की आर्मी को डिसाइसिवली हरा दिया। ठीक ना, तो अब बैटल ऑफ बक्सर का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। अब पॉलिटिकल अर्थक्वेक कैसे, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स जो है वो नॉर्दर्न इंडिया में सुप्रीम पावर बन जाएंगे, क्योंकि अब मुगल बादशाह भी हार चुका है। पहली बार मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड को एक प्राइवेट कंपनी ने मिलिटरीली डिफीट किया था। इसके बाद मुगल एम्पायर की जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी थी वो प्रैक्टिकली खत्म हो गई। अब जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, अब वो पावर बन जाते हैं, क्योंकि 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा भी हार चुके हैं, मुगल बादशाह की हालत खराब है, तो एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया था पूरे नॉर्थ इंडिया में। तो इस बैटल ऑफ बक्सर को जीतकर, बैटल ऑफ प्लासी को जीतकर उन लोगों ने, किन लोगों ने, तो अंग्रेजों ने, उन्होंने इस पावर वैक्यूम को फिल किया। अब वो बन जाते हैं, अब होता है लीगल शिफ्ट, वो बन जाते हैं अब पावरफुल। तो इस विक्ट्री ने अंग्रेजों को नॉर्थ इंडिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री फोर्स बना दिया। अब वो पूरे हिंदुस्तान की सुप्रीमेसी के लिए सीरियस कंटेंडर बन जाते हैं, इनको लीगल अथॉरिटी भी मिल जाती है। ठीक है, जीत के बाद कंपनी ने मुगल एम्पायर से लीगल राइट्स ले लिए, जिससे उनका रूल ऑफिशियली लेजिटिमेट हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब तो ये सीन हो गया। अब बंगाल में नया ऑर्डर आता है, मीर जाफर इंस्टेटेड, मीर जाफर फिर से आ जाता है, मीर जाफर की हो जाती है वापसी। कंपनी ने मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया बंगाल का, लेकिन वो बिल्कुल बेकार कंडीशन में। अब नई डील बनी थी इनके बीच में। नई डील देखो कि मीर जाफर ने कंपनी को दिया मिदनापुर, बर्धमान, चिट्टागोंग के डिस्ट्रिक्ट आर्मी मेंटेनेंस के लिए। फिर यहाँ पे ड्यूटी फ्री ट्रेड था, सॉल्ट पर 2% टैक्स के अलावा सब कुछ ड्यूटी फ्री था, मतलब कंपनी को अब डायरेक्ट रेवेन्यू और ट्रेड दोनों मिल गए। फिर यहाँ पे आप देखो एक और नाम आपको मिलेगा, मीर जाफर की जब मृत्यु हो जाती है तब आता है नजीमुद्दौला। ठीक है, यह भी एक पपेट नवाब था। मीर जाफर की मौत के बाद उसका माइनर एक बेटा था नजीमुद्दौला, वो नवाब बनता है, लेकिन असली पावर नायब सूबेदार के हाथ में थी, जिसे कंपनी अपॉइंट और डिसमिस कर सकती थी। नवाब अब सिर्फ एक रबर स्टैम्प था और कंपनी ही असली रूलर थी। ठीक है, फिर यहाँ पे जो हेक्टर मुनरो का नाम आपने सुना कि हेक्टर मुनरो जो था यह ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहा था, 7,000 की आर्मी को यह लीड कर रहा था और इसने 40,000 के आर्मी को डिफीट कर दिया। तो हेक्टर मुनरो वही कमांडर था जिसने फेमस सन्यासी रिवेलियन भी क्रश किया था। उसने इंडियन सोल्जर्स को इतना डरा दिया था कि लोग उसे मुनरो साहब के नाम से जानते थे।
बैटल के बाद मुगल एम्पेरर शाह आलम सेकंड ने डायरेक्टली कंपनी के साथ ट्रीटी साइन किया। सोचिए, मुगल बादशाह जो टेक्निकली पूरे इंडिया का लीगल रूलर था, उसने एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी के सामने सरेंडर कर दिया। ठीक है, फिर यहां से इकोनॉमिक ड्रेन स्टार्ट हो जाता है। इसी टाइम से इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया सीरियसली शुरू होता है। इस बात को ध्यान रखना। कंपनी बंगाल की पूरी इकोनॉमी को सिस्टमेटिकली लूटने लगी, जिससे ब्रिटेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फंड हुआ और इंडिया गरीब होता गया। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन कि बैटल ऑफ बक्सर बैटल ऑफ प्लासी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। प्लासी ने कंपनी को बंगाल दिया, लेकिन बक्सर ने पूरे नॉर्थ इंडिया का लीगल राइट दे दिया। इस लड़ाई के बाद कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से बदलकर एक इंपीरियल पावर बन गई, जिसके आगे 200 साल तक कोई भी नहीं टिक पाया। कंपनी के आगे अगले 200 साल तक कोई भी नहीं टिक पाया पूरे तरीके से। तो जब बैटल ऑफ बक्सर खत्म हो जाता है, तब होती है ट्रीटी, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब इस ट्रीटी पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुआ था? 1765 में। अब बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्लाइव को वापस बुला लिया गया था। क्लाइव चूंकि 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, उसके बाद ये वापस चला गया था, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर जब होता है उस समय इसको उसके बाद वापस इसको बुला लिया जाता है। अब यहाँ पे मीर जाफर क्या है? तो मीर जाफर अब बंगाल का नवाब है। ठीक है, लेकिन एक बात जानो, 1763 में डिपोज हुआ था कौन? मीर कासिम। और जब वो डिपोज हुआ था तो उसी समय 1763 में ही मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था बंगाल का। तो जब बंगाल बैटल ऑफ बक्सर होता है, उसमें बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। लेकिन डिपोज नवाब कौन था जो अंग्रेजों से टक्कर लेता है? तो वो था मीर कासिम। क्लियर? सो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पे हम लोग करते हैं डिस्कशन। रॉबर्ट क्लाइव ने अगस्त 1765 में इलाहाबाद में दो अलग अलग ट्रीटीज साइन की। इलाहाबाद में एक ट्रीटीज नहीं हुई थी, इलाहाबाद की दो ट्रीटीज हैं, और दोनों ट्रीटीज को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले ये होता है ट्रीटी विथ नवाब ऑफ अवध। अवध का नवाब कौन था? तो सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला के साथ ट्रीटी होता है। अब सुजाउद्दौला बक्सर की लड़ाई में पूरी तरीके से हार गया था। अब उसके सामने दो ही ऑप्शन थे, या तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए या कंपनी के टर्म्स को एक्सेप्ट करे। तो सुजाउद्दौला के सामने कौन कौन सी कंडीशंस रखी और उसने कौन कौन सी बातें मानी? तो उसे अपनी टेरिटोरी को खोना पड़ा, यानी कि उसे अपनी जमीन सरेंडर करनी पड़ी। इलाहाबाद और जो कड़ा वाला रीजन है, वहां के इलाके मुगल एम्पायर शाह आलम टू को दे दिए गए। यानी इलाहाबाद और कड़ा वाला जो एरिया था, ये शाह आलम टू को दिलवाया गया। किसके द्वारा? तो अंग्रेजों के द्वारा। मतलब उसके खुद के किंगडम की खासी जमीन, जो जमीन बड़ी थी, वो अब छोटी हो जाती है। ठीक है, फिर फाइनेंशियल बर्डन आता है यहाँ पे, यानी कि बहुत ही ज्यादा वॉर कॉम्पनसेशन इसको देना पड़ा। कंपनी को कंपनी को 50 लाख रुपीस वॉर इंडेमनिटी के तौर पे देने पड़े इसे, जो कि आज के हिसाब से यह करोड़ों रुपए तक का कर्ज था। तो इससे अवध की इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ा था। फिर यहाँ पे एक पॉलिटिकल कंसेशन का भी टर्म आता है, रीस्टोर स्टेट टू बलवंत सिंह ऑफ बनारस। यानी बनारस के जमींदार थे बलवंत सिंह, उसको पूरी जमीन वापस मिल गई। ये एक लोकल एलआई बनाने की कोशिश थी। यानी बनारस के जमींदार थे बलवंत सिंह, उनके पास जमीन उनकी छीनी हुई थी, तो अब वो उनकी पूरी जमीन वापस मिल गई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत, जो कि सुजाउद्दौला के साथ किया गया था। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक आउटकम इसका क्या निकलता है? तो अवध जो है अब ये एक बफर स्टेट बन जाता है और यह कंपनी का एक फॉर्म एलआई भी बन जाता है। क्लियर? तो पहली ट्रीटी हुई नवाब ऑफ अवध के साथ। दूसरी ट्रीटी ये लोग करते हैं मुगल एम्पेरर के साथ, शाह आलम सेकेंड। क्योंकि जो अलायंस बना था, इसमें अवध का नवाब था सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह था शाह आलम सेकेंड। तो अब पहला ट्रीटी होता है आपको अवध के नवाब सुजाउद्दौला से, दूसरा ट्रीटी होता है मुगल एम्पेरर से। अब देखो, ये ट्रीटी जो थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसने कंपनी को लीगल अथॉरिटी दी। शाह आलम सेकंड ने कौन कौन से कंडीशन माने?
कि इसको कंपनी के प्रोटेक्शन में रहना पड़ेगा। वो इलाहाबाद में रहेगा जो उसे अवध के नवाब ने दिया था, क्योंकि ट्रीटी में जैसे मैंने आपको बताया कि इलाहाबाद और कड़ा वाला रीजन जो अवध का नवाब था उसको देना पड़ा था किसको, शाह आलम सेकंड को। तो शाह आलम सेकंड को इलाहाबाद मिल गया था, तो इलाहाबाद में उसको रहना पड़ेगा, ये कंपनी की शर्त थी। लेकिन कैच ये था कि वो कंपनी की प्रोटेक्शन में रहेगा, मतलब अब वो कंपनी का प्रिजनर बना दिया गया, ठीक है। फिर यहाँ पे दीवानी ग्रांट भी मिला। क्या दीवानी ग्रांट मतलब क्या, तो शाह आलम सेकंड ने एक फरमान इशू किया, फरमान मतलब रॉयल ऑर्डर। इस फरमान के थ्रू उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। दीवानी का मतलब होता है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का पूरा राइट, ठीक है। और कंपनी ने बादशाह को दीवानी के बदले क्या दिया, यानी कि दीवानी राइट्स किसने दिए, तो मुगल एम्पायर ने कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी राइट दे दिया। और इसके बदले में कंपनी को सिर्फ 26 लाख रुपए सालाना पेंशन देना था, किसे, तो मुगल बादशाह को। यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिली कितने के पेमेंट पे, तो 26 लाख रुपए पर ईयर, ठीक है। और बादशाह को उसमें से छोटी सी, मतलब ओवरऑल कंक्लूजन यह है कि कंपनी को मिला करोड़ों का आमदनी का स्रोत और बादशाह को उसमें से छोटी सी पेंशन, कितनी, तो 26 लाख पर ईयर। क्लियर। फिर फाइनेंशियल गेन हुआ यहाँ पे, कंपनी रिसीव्स 53 लाख फॉर निजामत फंक्शंस, यानी कंपनी को 53 लाख रुपीस का एक बार मिला निजामत फंक्शन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, जस्टिस के लिए। क्लियर। तो ये क्लाइव का एक मास्टर स्ट्रोक था। अब मास्टर स्ट्रोक कैसे था ये, क्योंकि अवध को बफर स्टेट बनाया गया। क्लाइव सोचता था कि अगर हम अवध को अपने साथ डायरेक्टली जोड़ लेते हैं तो हमें उसकी लंबी बॉर्डर की सिक्योरिटी खुद करनी पड़ेगी अफगान और मराठा अटैक से। तो इसलिए उसने अवध को एक बफर स्टेट बना दिया, मतलब अवध अब कंपनी और दूसरे अटैकर्स के बीच में एक सेफ्टी शील्ड बन गया था। फिर उसने मुगल एम्पायर को क्यों यूज किया, तो शाह आलम सेकंड अब कंपनी का रबर स्टैंप बन गया, यानी मुगल एम्पायर। उसके फरमान ने कंपनी के इलीगल ऑक्यूपेशन को लीगल अप्रूवल दे दिया, मतलब कि अब कंपनी का रूल ऑफिशियली मुगल अथॉरिटी से अप्रूव हो गया। क्लियर। अब मीर कासिम का क्या सीन है यहाँ पे, ये तो हमने सुजाउद्दौला को भी देख लिया, अवध का नवाब, फिर शाह आलम को भी देख लिया हमने। एक आलाई ये भी था, एक जो मेन आदमी था वो तो मीर कासिम था। तो मीर कासिम का क्या हुआ, तो मीर कासिम जो है इसकी कहानी बहुत दर्द भरी रही। मीर कासिम जो एक टाइम पे पावरफुल नवाब था, वो बक्सर की हार के बाद एक गरीब होमलेस वांडरर बनकर रह गया। उसने अपनी आखिरी जिंदगी बहुत ही दर्द और गरीबी में काटी और 1777 में दिल्ली में उसकी मृत्यु हो जाए। सोचिए, एक नवाब जिसके पास करोड़ों का खजाना था, वो एक गरीब होमलेस वांडरर के तौर पे मरता है। क्लियर। अब ये जो टर्म दीवानी है, दीवानी का एक्चुअल मतलब क्या होता है, तो दीवानी मिलने का मतलब था कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की पूरे इकोनॉमी का रिमोट कंट्रोल मिल गया। अब वो हर किसान से टैक्स ले सकती थी। इससे कंपनी को इतना पैसा मिला कि वो पूरे इंडिया को कंट्रोल कर पाई। ये रॉबर्ट क्लाइव का बिजनेस मॉडल था। क्लाइव ने बेसिकली एक ऐसा मॉडल बनाया, इनपुट का, आउटपुट का। इनपुट में डालेगा वो इंडियन फार्मर का टैक्स और आउटपुट में क्या होगा, तो ब्रिटिश एम्पायर की होगी फंडिंग। ये इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल शुरुआत था, ठीक है। और शाह आलम टू जो था वो इलाहाबाद में कंपनी कंट्रोल में इतना पावरलेस था कि उसे अपने बच्चों की फीस तक नहीं भर पाता था वो। यानी एक ये कहने का तरीका है कि इतना कमजोर था कि वो बच्चों तक की फीस तक ना भर पाए। उसने एक लेटर में लिखा था कि उसे अपने बच्चों की फीस के लिए पैसे की जरूरत है। ये लिखा हुआ है ऑफिशियल कि उसे अपने बच्चों की फीस के लिए पैसे की जरूरत है, क्योंकि जो 26 लाख रुपए की बात की गई थी ये कभी दिया ही नहीं गया था उसे, क्योंकि आपको ही पता कि अंग्रेज कैसे थे। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक लीगल, परमानेंट और प्रॉफिटेबल एम्पायर बना दिया। तो ये ट्रीटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ट्रीटी के बाद कंपनी एक बिजनेस से बदलकर एक गवर्नमेंट टाइप में बन जाती है और इसी ट्रीटी की वजह से 1857 तक टेक्निकली मुगल बादशाह इंडिया का लीगल रूलर था, लेकिन असली पावर कंपनी के हाथ में थी। क्लियर। तो अब हम इसके बाद ये चीज भी आपको समझ आ गया होगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद।
अब लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं आज के वीडियो का, द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल 1765 टू 72। देखो, तो अब हम डिस्कशन करते हैं एक बहुत यूनिक सिस्टम के बारे में जिसे ड्यूअल गवर्नमेंट बोलते हैं या फिर दो सरकारों का राज कहते हैं। ये वो स्ट्रेटजी थी जिसमें ब्रिटिशर्स ने पावर तो ले ली लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के कंधे पे डाल दी। मतलब पावर रहेगा ब्रिटिशर्स के पास, पावर हेल्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पावर रहेगा अंग्रेजों के पास, लेकिन उस पावर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि पावर इज ऑल गिवन टू दोज विथ पावर ऑलवेज कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहेगा? तो नवाब के पास रहेगा। क्लियर? तो इसे बोलते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट, यानी कि नाम किसी और का और काम किसी और का। तो ये सिस्टम आखिरकार था क्या? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक ब्रिलियंट सिस्टम बनाया, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्रूएल था। यहाँ पे दो टाइप के पावर देखने को मिलेंगे, एक दीवानी और एक निजामत। दीवानी मतलब रेवेन्यू राइट समझो, ठीक है, और निजामत मतलब आप समझो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो दीवानी यानी कि जमीन से टैक्स कलेक्ट करने का पूरा राइट, ठीक है, कंट्रोल ऑल टैक्स कलेक्शन फ्रॉम मुगल एम्पेरर, यानी जमीन से टैक्स कलेक्ट करने का पूरा राइट। ये पावर कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड से ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत ली थी, ठीक है, इसका ये मतलब है। उसके बाद फिर यहाँ पे निजामत का पॉइंट आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो पुलिस, जस्टिस सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये पावर कंपनी ने नवाब से ले ली। क्लियर? लेकिन ट्विस्ट क्या था यहाँ पे? ट्विस्ट यहाँ पे ये था कि कंपनी ने दीवानी और निजामत दोनों पावर अपने हाथ में ले ली, ठीक है, दोनों पावर अपने हाथ में ले ली। जो दीवानी पावर थी, जो निजामत पावर थी, वो दोनों अपने हाथ में ले ली, लेकिन पब्लिक की नजर में नवाब को ही रूलर दिखाया जाता था कि ये सारा चीज कौन कंट्रोल कर रहा है? तो नवाब कंट्रोल कर रहा है। तो अगर उसमें कुछ मैल फंक्शनिंग भी होता है, माल एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, तो नाम किसका खराब होगा? तो नाम खराब होगा नवाब का, बंगाल के नवाब का, क्योंकि लोगों की नजर में तो असली रूलर वो था, लेकिन असली रूलर तो कोई और था, गेम तो कोई और खेल रहा था यहाँ पे। क्लियर? तो मतलब नवाब के पास थी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और कंपनी के पास थी असली ताकत, आर्मी कंट्रोल, ट्रेजरी कंट्रोल, फाइनल डिसीजन लेने का राइट, ठीक है। तो अब देखो, तो वही चीज यहाँ पे है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू नवाब, पावर वाज गिवन टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज गिवन टू द नवाब ऑफ बंगाल। सो पब्लिक फेस यहाँ पे अपीयर्ड एज द लेजिटिमेट रूलर, यानी कि जो बंगाल का नवाब होगा वो लेजिटिमेट रूलर के तौर पे दिखेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, पब्लिक वेलफेयर की, लेकिन he won't have control over the army or revenues to fulfill his duties। अब यहाँ पे डिजास्टर्स आउटकम आता है इसका। देखो, तो कंपनी ने क्या किया, अब ये काम कैसे होगा? तो कंपनी ने अपने दो डेप्यूटीज अपॉइंट किए, नियुक्त किए, ठीक है। एक का नाम आपको मिलेगा मोहम्मद रजा खान, ठीक, और एक का नाम मिलेगा राजा सिताब रॉय। ये जो मोहम्मद रजा खान था, ये बंगाल का डेप्यूटी दीवान और डेप्यूटी सूबेदार था, यानी कि डेप्यूटी नाजिम था, ठीक है। और यानी कि ये कहाँ का होगा? तो बंगाल का डेप्यूटी नवाब, और ये कहाँ होगा? सिताब रॉय, तो ये बिहार का था। क्लियर? तो ये दोनों इंडियन ऑफिसर्स थे, लेकिन वो कंपनी के एम्प्लॉइज थे। वो नवाब को रिपोर्ट करते थे, लेकिन असली में कंपनी के ऑर्डर्स को फॉलो करते थे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझो, तो प्रॉब्लम मान लो अगर कोई होती है कि कहीं पे कोई दंगा होता है, तो वहां पे पुलिस भेजनी है, तो ऑर्डर कौन करेगा? ऑर्डर भेजेगा नवाब पुलिस भेजने का। लेकिन कंपनी अब यहाँ पे क्या करेगी? वो पुलिस को फंडिंग ही नहीं देगी, उसको सैलरी भी नहीं देगी। तो रिजल्ट क्या होगा कि पुलिस काम नहीं करेगी, तो इससे दंगा बढ़ेगा। फाइनल रिजल्ट क्या होगा कि पब्लिक अंग्रेजों को नहीं, पब्लिक नवाब को गाली देगी, कंपनी को गाली नहीं देगी, क्योंकि लेजिटिमेट रूलर सबकी नजर में कौन है? तो वो नवाब है। तो अगर कहीं भी कोई दंगा होता है और वहां पे पुलिस भेजना है, पुलिस जाती है, काम नहीं करती, या फिर पुलिस नहीं जाती है, तो फिर इमेज किसकी खराब होगी? तो इमेज खराब होगी बंगाल के नवाब की। तो नुकसान किसका हुआ? तो नुकसान हुआ सबका,
ये ना कि बंगाल के नवाब का, हर किसी का नुकसान होता है यहाँ पे। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन हुआ क्योंकि किसी के कोई भी रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं था। अब नवाब भी रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा क्योंकि उसके पास फंडिंग ही नहीं है, कंपनी लेगी ही नहीं क्योंकि कंपनी तो चोर थी। सिंपल सी बात है। तो ये सिस्टम पब्लिक के लिए एक डिजास्टर साबित होता है। किसानों की हालत खराब हो गई, ठीक है। कंपनी को सिर्फ पैसा चाहिए था, उन्होंने किसानों से इतना ज्यादा टैक्स वसूला कि किसानों की हालत एकदम खराब हो गई। ऐसे ही 1770 में बंगाल में द ग्रेट फेमिन आया जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। कंपनी ने इसके बावजूद भी कोई भी रिलीफ का काम नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से खत्म हो गया। पुलिस को सैलरी नहीं मिलती थी इसलिए वो काम नहीं करती थी। जो डकैत थे, जो लुटेरे थे, उनका राज हो गया। आम आदमी अब सेफ फील नहीं करता था। कोई जवाबदेही नहीं थी, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं थी। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो नवाब कहता मेरे पास पैसा ही नहीं है, और कंपनी कहती हम तो सिर्फ पैसा लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें पिसा कौन? तो पिसा पब्लिक, क्योंकि जब कुछ भी होता है ऐसा तो पब्लिक की हालत होती है खराब। फिर यहाँ पे सिस्टम एबॉलिश होता है। ये जो ड्यूअल सिस्टम ये 1765 से 1772 तक चलता है। आप सोचो इतना बड़े टाइम तक, तो बंगाल की हालत कितनी खराब हो गई होगी। स्टार्टिंग में वीडियो मैंने बताया था कि बंगाल इतना रिच प्रोविंस था, फर्टाइल था, पूरा पावरफुल प्रोविंस था, उस पर पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बंगाल फेमस था पैसों के मामले में। लेकिन अब देखो स्थिति इतनी खराब हो गई है कि यहाँ पे सूखा पड़ रहा है और 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन था इन अंग्रेजों का। लेकिन फाइनली 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको एबॉलिश कर दिया। लेकिन क्या ही मतलब बनता है इसका। बट स्टिल 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने ड्यूअल सिस्टम को एबॉलिश किया और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना था। उसने आते ही ये ड्यूअल सिस्टम को खत्म किया। उसने क्लियरली कहा कि अब कंपनी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। इससे ब्रिटिश एम्पायर के डायरेक्ट रूल की शुरुआत होती है। और 1 साल बाद आप देखोगे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसपे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड कर दिया है लक्ष्मीकांत सीरीज में। तो रॉबर्ट क्लाइव का यहाँ पे अब खत्म वीडियो, तो बट फिर भी कुछ चीजें मैं बता रहा हूं कि रॉबर्ट क्लाइव का कन्फेशन है एक। रॉबर्ट क्लाइव ने खुद माना था कि आई हैव द पावर ऑफ अ मोनार्क बट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल लाइक वन, यानी कि मेरे पास बादशाह जितनी पावर है लेकिन मैं उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं हूं। लेकिन ये बात बोल रहा है और उसे इस सिस्टम पे प्राउड है। इंडिया के लोगों की जान जा रही है, फेमिन आ रहे हैं, हालत खराब हो रही है, बट वो ये बात बोल के खुद पे गर्व महसूस कर रहा है। तो इसी ड्यूअल गवर्नमेंट के टाइम कंपनी ने बंगाल से इतना पैसा ब्रिटेन भेजना शुरू किया कि बंगाल की इकोनॉमी कंप्लीटली कोलैप्स कर गई। ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को फंड करने में बंगाल की इस लूट का बहुत बड़ा हाथ था, और जो नवाब था वह सिर्फ एक पपेट बनकर रह गया था। उसके पास ना फौज थी, ना पैसा था, ना अथॉरिटी थी। वो सिर्फ कंपनी के ऑर्डर्स का अनाउंसमेंट करता था बस। तो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम एक ऐसी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी थी जिसमें प्रॉफिट्स कंपनी ले गई और लॉसेस पब्लिक ने भोगे। ये सिस्टम इतना डिजास्टर्स था कि सिर्फ 7 साल में ही इसे खत्म करना पड़ा। लेकिन इस 7 साल में 7 इयर्स में ब्रिटिशर्स ने इतना पैसा कमा लिया कि वे पूरे इंडिया को कॉन्कर करने की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पा गए। क्लियर? तो फाइनल कंक्लूजन क्या है अब इसका? तो ब्रिटिश यानी पूरे वीडियो का फाइनल कंक्लूजन क्या है? टॉपिक है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है? यहाँ पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मैंने प्रोवाइड किया। आप इसे वीडियो देखने के बाद सॉल्व करें, स्पेक्ट्रम बुक रीडिंग करें, उसके बाद आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो फाइनल कंक्लूजन ये है यहाँ पे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को कॉन्कर करा, लेकिन ये कोई एक दिन की लड़ाई या एक बैटल की जीत नहीं थी। ये एक परफेक्टली प्लान्ड कॉर्पोरेट टेक ओवर था जिसमें हर चीज सिस्टमेटिकली हुई थी। कंपनी की जीत के 4 मेन पिलर थे: सुपीरियर मिलिट्री सिस्टम, फाइनेंशियल पावर, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। और इंडियन साइड की सबसे बड़ी कमी क्या थी? कि यूनिटी की कमी थी, विजन की कमी थी, सिस्टम की कमी थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को एक बिजनेस डील की तरह लिया। उनकी स्ट्रेटजी थी कि पहले फ्रेंडशिप दिखाओ, यानी ट्रेड करो,
फिर सिस्टम को वीकेन करो, दस्तक का मिसयूज करो, फोर्टिफिकेशन करो, फिर इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करो यानी कि कॉन्स्पिरेसी करो, और आखिर में डायरेक्ट कंट्रोल ले लो। तो इस कॉन्क्वेस्ट का रिजल्ट हुआ ये कि बंगाल, जो कि इंडिया का सबसे अमीर प्रोविंस था, ब्रिटिश एम्पायर की वो फाउंडेशन बन जाता है। यहां से मिला पैसा और पावर यूज करके कंपनी ने पूरे इंडिया पे राज किया। तो ब्रिटिश की ये जो जीत थी, जैसे कि पिछले वीडियो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि ब्रिटिश जो कॉन्क्वेस्ट था वो इंटेंशनल था, यानी जानबूझ के किया गया था, इंटेंशनल था वो या फिर वो एक्सीडेंटल था। तो वहां पे हमने डिस्कशन किया था। तो इसमें अब आपको कुछ और पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं खुद से। तो इनकी जो ब्रिटिशर्स की जो जीत हुई थी ये किस्मत या लक की वजह से नहीं, बल्कि बेटर प्लानिंग, स्ट्रेटजी और सिस्टम की वजह से थी। इसलिए हिस्ट्री हमें ये बात सिखाती है कि अगर आज तक कोई देश स्ट्रांग बनना चाहता है तो उसे अपना सिस्टम, अपनी इकोनॉमी और अपनी यूनिटी स्ट्रांग करनी होगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।